आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस बेहतरीन सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ज़बरदस्त होंगे, शानदार होंगे और एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ, एक खुशनुमा माहौल में अपने परिवार के साथ सबकी देखभाल करते हुए अपनी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रमोशन एग्ज़ाम के इंटरव्यू में तैयारी कर रहे होंगे। क्योंकि आपका जो रिटन एग्ज़ाम जो गया है, उससे आप काफ़ी आश्वस्त होंगे कि कितना बढ़िया रिटन एग्ज़ाम आपका गया है, क्योंकि आपने उसके लिए तैयारी की थी। तो आँखों में मंजिलें, दिल में चिंगारी रखिए और सफलता के लिए अंतिम समय तक तैयारी रखिए और ये जो जंग है, ये जारी रखिए। आप सभी को हरेली त्योहार की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। देवकन्या गुर्जर जी नमस्कार, बहुत सारे साथी नमस्कार कर रहे हैं। कितना बढ़िया गाना एक चल। नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते देवकन्या जी, है ना? बहुत-बहुत बधाई हो। एक अच्छा गाना चल रहा था देवकन्या जी, सुने आपने? जी सर सुना। तो आध्यात्मिक शक्ति, प्रेरणा के स्रोत और उनके जो आशीर्वाद के बिना एक हमें बड़ी सफलता नहीं मिलती। इसलिए आपको एक प्रेरणा स्रोत के लिए ऊर्जा, उत्साह लेने के लिए एक आस्था के केंद्र से जुड़े होना बहुत ज़रूरी होता है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जी हाँ, सब आप इस परम शक्ति की कृपा से काम हो रहा है। इस समय आपको करना क्या है? ऐसे समय में उस ऊर्जा शक्ति का इस्तेमाल सकारात्मक कार्य के लिए करना है और जो कर्तव्य, जो दायित्व और जो आपको रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उसके लिए ज्ञान कौशल हासिल करना है और उसका उचित समय पर प्रदर्शन। आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है और प्रमोशन एग्जाम में इंटरव्यू में भाग लेने से पहले आपका प्रभावी संप्रेषण कला शक्ति को कैसे स्पष्ट और संक्षेप में प्रस्तुत कर सकते हैं, उसके लिए आपका क्या आत्मविश्वास चाहिए। आपका उस पद के लिए पेशेवर दृष्टिकोण किस तरीके से आपको रखना है। साक्षात्कार के लिए आपका आत्मविश्वास आपके व्यक्तित्व का प्रमुख हिस्सा होता है। आपको अपने उत्तर को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए उसको कैसे इंटरव्यूअर को प्रभावित कर सकते हैं। प्रबंध को जो आपका प्रबंधन है, जो बैंक के प्रबंधन है, वो उसके लिए आपको क्या अपेक्षाएँ हैं, आपके प्रति क्या अपेक्षाएँ हैं, उसको जानकर अपनी क्षमता को दिखाना है। और साथ ही साथ जो पेशा हम करते हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री में है, तो बैंकिंग इंडस्ट्री के कुछ जो ज्ञान कौशल है, नवीनतम जो बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, जो नीति है, प्रक्रिया, उससे अवगत कितना है, ये आपको जानकारी दिखाना है। साथ ही साथ टीम वर्क, लीडरशिप और एथिक्स और बैंकिंग के जो इमर्जिंग, चैलेंजिंग जो बैंकिंग है, उसके बारे में कितनी जानकारी आप रखते हैं, ये बातों ही बातों में बताने की जो प्रक्रिया है, उसको इंटरव्यू कहते हैं। ताकि जो इंटरव्यूअर हैं, उनको आप निर्णय लेने में सरलता से आपको आप मदद कर पाएँ कि मैं योग्य हूँ उस पद के लिए, जिस पद के लिए ये प्रक्रिया रखी गई है, आप मुझे सिलेक्शन कर लीजिए। ये तमाम चीज़ों को आज सीखेंगे। हमारे बीच आज के मॉक इंटरव्यू में 2 बहुत ही सम्मानी और अनुभवी साथी यहाँ पर हैं। मैं बहुत-बहुत नमस्कार करता हूँ, हमारे साथ में हमेशा बने रहते हैं, परम आदरणीय श्रीमान अतुल साह साहब, आपको बहुत-बहुत नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और श्रीमान रंजीत कुमार जी, मुंबई से जुड़े हैं हमारे रंजीत भाई, हमारे प्यारे लाडले भाई हैं। और हमारे अतुल साहब, नमस्कार सर, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है रंजीत भाई? हाँ जी सर, नमस्कार नमस्कार सर, धन्यवाद आपने मुझे
ये एक मौका दिया आपके साथ जुड़ने के लिए। जी। तो जब तक अतुल साहब से बात न हो जाए, रंजीत भाई हमारे साथियों को शुभकामनाएं दे दीजिए और थोड़ा सा कुछ बता दीजिए इंटरव्यू जाने से पहले। आप तो बहुत सारे इंटरव्यू सेशन लिए हैं, साथ ही साथ आपने इंटरव्यू में भाग भी लिया है और इंटरव्यूअर भी बने हैं। तो थोड़ा गाइडेंस कर दीजिए संक्षेप में हमारे साथियों को। जी बिल्कुल। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और जैसा कि बंगा सर ने बताया, आप सभी लोग अभी साक्षात्कार के लिए तैयारी कर, तो आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरे तरफ से। एडवांस में आप सभी को ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक। देखिए, इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, क्योंकि हम रिटेन एग्जाम दिए होते हैं तो रिटेन में हमारे नॉलेज को पहले से ही जज कर लिया गया होता है। मीन्स जिसको नॉलेज है वही रिटेन एग्जाम क्लियर करता है और क्रैक करके फिर इंटरव्यू के लिए उसको बुलाया जाता है। तो नॉलेज तो आपके इंटरव्यू में जनरली जो भी इंटरव्यूअर होते हैं, जैसे मैं भी कई इंटरव्यू के पैनल में रहा हूँ, तो मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। इंटरव्यूअर जनरली आपसे आपके नॉलेज के बारे में नहीं सोचते हैं ज़्यादा पूछने के लिए। वो देखते हैं कि आप के अंदर वो एबिलिटी है कि नहीं, जो एक हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी में जाने के बाद जरूरत है। मीन्स अगर आप क्लरिकल हो तो स्किल 1 में जा रहे हो तो स्किल 1 में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है उसको आप वियर कर सकते हो कि नहीं, ये वो लोग जज करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो उसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने पर्सनालिटी को, अपने कॉम्पिटेंसी को, अपने एबिलिटी को, हम कैसे हाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेकल कर सकते हैं, उसको हम अपने इंटरव्यूअर के सामने शो करें, बताएं, दिखाएं। और जिससे हेलो। कि उनको ये फील हो कि हाँ, आपके अंदर वो एबिलिटी है, आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे तरीके से टेकल कर सकते हो और परफॉर्म कर सकते हो बैंक में। तो ये सबसे जरूरी ये चीजें हैं जो कि हमें इंटरव्यू में ध्यान रखना होता है। तो इसके लिए अब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको अभी बताया भी जाएगा धीरे धीरे। जैसे कि हमें ड्रेस वगैरह, थोड़ा फॉर्मल ड्रेस वगैरह होना चाहिए, अच्छे से पहन के और जाना चाहिए। मीट एंड ग्रीट, हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन हो अच्छा होना चाहिए। जो पूछा जाए, आपका फेशियल एक्सप्रेशन वगैरह ऐसा होना चाहिए। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि इंटरव्यूअर को फील हो कि हाँ, आप कॉन्फिडेंट हो, इंटरव्यू के लिए रेडी हो, और आप चाहते हो कि आपका प्रमोशन हो, आप हायर स्किल में जाना चाहते हो। ये सब इंटरव्यूअर को फील होना चाहिए। तो इतना आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा, जरूरी नहीं है कि 100% हमें याद हो, हमें मालूम हो। तो हमें क्या है, जो नहीं मालूम है कॉन्फिडेंटली हमें बोलना होता है कि सर मैं रिमाइंड नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ। जो याद है उसको हमें अच्छे से समझाना होता है, बताना होता है। इंटरव्यूअर का यही मकसद होता है कि आपके जो आपके अंदर चीजें हैं उसको वो लोग अच्छे से समझें और जानें। यही सब चीजें हैं जो कि आप ध्यान रखिए। बाकी सब चीजें हम लोग ड्यूरिंग द इंटरव्यू प्रोसेस हम लोग अभी बात करेंगे और जानेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजित भाई, आपने महत्वपूर्ण पहलुओं को हमारे साथियों के बीच बताया। तीन महत्वपूर्ण चीज़ मैं जान पाया। एक तो आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और आपका प्रेजेंट प्रस्तुति किस तरीके से आप करेंगे, और ड्रेसअप के लिए आपके बारे में आप जो है गाइडेंस दिए, और शॉर्ट में बताने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बोलने बताने के लिए, जो हम यहाँ आगे बताएंगे। अब मैं बहुत नमस्कार करता हूँ, हमारे आदरणीय अतुल साहे साहब लखनऊ से जुड़े हैं। सर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो हमारा जी जी, प्रणाम। नमस्कार बाका जी, नमस्कार। मुझे लगता है मेरी भी आवाज आ रही है, आपके पास वीडियो भी आ रहा है। सर आपकी आवाज़ और वीडियो बहुत ही अच्छी आ रही है, और बजट धन्यवाद, लेकिन मुझे आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा कोई है। कोई बात नहीं, कि हम ऐसे इंटरव्यू ले लेंगे। सेशन को कंटिन्यू करिए। जी सर, आप हमें पूरी तरह से दिख रहे हैं, स्क्रीन में दिख रहे हैं। शायद कहीं आपका वो स्क्रीन वाला स्वैप हो गया होगा, जो वीडियो वाला। सर इंटरव्यू शुरू करने से पहले थोड़ा हमारे साथियों को संक्षेप में मार्गदर्शन दे दीजिए कि इंटरव्यू कितना महत्वपूर्ण है प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए, और किन दो तीन चीज़ों को ध्यान रख के इंटरव्यू में हमारे साथियों को जाना चाहिए। जी प्रिय, धन्यवाद बाका जी। अभी रंजीत सर ने आप लोगों को थोड़ा
बताया है कि इंटरव्यू में कैसे क्या चीज का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अधिकतर पॉइंट उन्होंने कवर कर लिए हैं। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप विश्वास के साथ इंटरव्यू केबिन में जाएं। पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आपकी जानकारी तो आपको बहुत अच्छी है, इसीलिए आपने रिटर्न पास किया है। इंटरव्यू के अंदर सबसे पहली चीज है, ड्रेस जो है प्रॉपरली होना चाहिए। ये नहीं बहुत फॉर्मल हो, टाई वगैरह नहीं भी लगाई तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो टी शर्ट और जीन्स में जाए। आप पैंट शर्ट में जाइए, शूज के साथ जाइए, स्लीपर्स वगैरह नहीं होना चाहिए। ये बेसिक चीज है, ये एटिकेट्स में आता है, क्योंकि आप फॉर्मल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। उसके बाद उनका अभिवादन करने के बाद ही आप उनसे पूछें सीट ग्रहण करने के लिए, और उसको अपनी सीट को ग्रहण करें। उसके बाद वो इंटरव्यू वाले लोग पूछेंगे, आपको कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना है। प्रश्न बहुत से होंगे, जनरल पद से स्टार्ट हो सकता है, आपका इन्वायरमेंट के बारे में, बैंकिंग के बारे में तो हो गई। जनरल नॉलेज भी होना जरूरी होती है। जनरल अवेयरनेस, अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो वो भी आवश्यक है कि हमारे दुनिया में, देश में क्या चल रहा है, कौन सी खबर बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें कोई आवश्यकता नहीं है स्पेशल इसकी स्टडी करी जाए, क्योंकि बैंकिंग तो आपने पढ़ी है। पढ़ने के बाद ही आपने एग्जाम क्लियर किया, तो बैंकिंग तो आपको आती ही होगी। लेकिन बैंक को और आगे कैसे ले जा सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा सोच लें। कोई नया विचार, आइडिया हो, वो कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कभी कभी इसके ऊपर प्रश्न हो जाता है। कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दीजिए, और ये आवश्यक नहीं है कि जो भी पूछा जाए सबका उत्तर आपको मालूम है। अगर उत्तर नहीं मालूम है तो ब्लफ करने की कोशिश ना करें। उनसे निवेदन कर दें कि इस प्रश्न का उत्तर मुझे आता नहीं है, मैं जा करके उसको सीखूंगा, पढ़ूंगा, जानकारी लूंगा। ये आपने एक अच्छी चीज बताई है, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, मेन लक्ष्य यही है। और बॉडी लैंग्वेज, जैसे अभी उन्होंने बताया, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दोनों ही देखे जाते हैं। वर्बल मतलब जो आप बोल रहे हैं, कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं। नॉन वर्बल मतलब आपके बॉडी कैसे रखते हैं, नर्वस तो नहीं फील हो रहे हैं। नर्वस होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब आपके मित्र हैं। वो भी बैंक से ही होते हैं, पहले आप ही की तरह उन्होंने इंटरव्यू दिया है और वो आगे बढ़ चुके हैं। उसी कदमों पे आपको भी आगे बढ़ना है। इतना ही मैं कहना चाहूंगा बाका जी। बाकी आपको देता हूँ, आप आगे स्टार्ट करिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए। सर ने महत्वपूर्ण बात बताई। एक तो आपका मानसिक स्थिति से तैयार होइए, फिर शारीरिक स्थिति से तैयार हो जाइए, ताकि आप जो है एक बॉडी लैंग्वेज और एक मेंटल एबिलिटी के साथ, जिसमें कि आप कॉन्फिडेंट नजर आएं, इन दोनों को साथ में लेके जाइए। और तीसरा महत्वपूर्ण सर ने बताया, बैंकिंग नॉलेज। एटलीस्ट अपेक्षा ये रहेगी इंटरव्यूअर की कि जिस जॉब पोर्टफोलियो में आप काम कर रहे हैं, जिस पद पर अभी पिछले 3 साल से आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में बेसिक नॉलेज हो, या कोई चीज़ पूछा जाए तो आप बता पा सकें, ये उनकी अपेक्षा रहेगी। और तीसरा सर ने बताया, करेंट बैंकिंग अफेयर्स, जो अभी नवीनतम बैंकिंग टेक्नोलॉजी है, कोई पॉलिसी है, कोई नीतिगत अभी कोई चीज़ आई है, उसके बारे में अपेक्षा रहेगी। और ख़ास करके बैंक की भी कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में वो पूछ सकते हैं, ब्रांच की भी पूछ सकते हैं। तो सर, आपकी अनुमति से हम आज का इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू सेशन शुरू करना चाहेंगे। आप हमारे आज के अध्यक्ष हैं, आज के मॉक इंटरव्यू के, अतुल शाह साहब। जी जी, बिल्कुल शुरुआत करें, आरंभ करें। तो आज के सेशन में पहले मॉक इंटरव्यू के लिए मैं स्वागत करना चाहूँगा सुधीर राजपूत जी। आप उपस्थित हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? तो ऑडियो वीडियो ऑन करके आइए, थोड़ा स्टेबल कर नमस्ते। लीजिए। बहुत बहुत नमस्ते। थोड़ा सा उसको क्लोजअप कर लीजिए और थोड़ा नज़दीक आ जाइए। जी सर। हाँ, ये बस, ये ठीक है। तो आपको हमारी आवाज़ सुनाई दे रही है सुधीर जी? यस सर, यस सर। चलिए, तो सबसे पहले पैनल को आप अपना परिचय दीजिए। सर, मैं सुधीर राजपूत, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक से। मेरी ज्वाइनिंग 14 फरवरी 2014 में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में हुई। तत्पश्चात मैं 2020 में स्केल 1 से 2 में प्रमोट हुआ, और वर्तमान में अभी क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में क्रेडिट मॉनिटरिंग रिकवरी डिपार्टमेंट में पिछले लगभग 5 वर्षों से कार्य कर रहा हूं। मैं बेसिक दमोह डिस्ट्रिक्ट से रहने वाला हूं। मेरे पिताजी कृषक हैं एवं माताजी गृहिणी हैं। धन्यवाद सर। श्रीमान उत्तम। अतुल सर। हाँ जी राजपूत जी, आपने जैसा सर बताया कि नमस्ते सर। आप, हेलो। यस सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते।
राजपूत जी, आपने जैसे बताया कि आप जो है पिछले 5 वर्ष से क्षेत्रीय कार्यालय ग्रामीण बैंक में कार्य कर रहे हैं। यस सर, यस सर। स्केल 1 में। सर स्केल 1 में मैं 3 साल रहा, तत्पश्चात 2020 से अभी तक एज ए स्केल 2 वहां पे कार्य कर रहा हूँ। बहुत अच्छा, अति उत्तम। यानी कि आपका कार्य इतना उत्कृष्ट कोटि का था कि आपको वहीं पदोन्नति करके वहीं रिटेन कर लिया गया। सर बीच में 6 महीने के लिए मुझे एक ब्रांच दी गई थी, रिटर्न में फिर से पुनः क्षेत्रीय कार्यालय में पदस्थी है सर मेरी। जी जी, तो ये आपकी काबिलियत है कि आपको वापस बुलाया गया। तो थैंक आप यू सर। मुझे बताएं, क्रेडिट मॉनिटरिंग क्या होता है, क्या समझते हैं इससे आप? क्रेडिट मॉनिटरिंग की आवश्यकता क्यों है बैंकिंग सर परिक्षेत्र में? हाँ। सर क्रेडिट मॉनिटरिंग की आवश्यकता हमारी जो एसेट है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर अकाउंट्स की मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्रिएट होते हैं, जो बैंक की हेल्थ के लिए यूटिलाइज नहीं है। दूसरा सर, क्रेडिट मॉनिटरिंग हमारी अकाउंट ओपनिंग से ही शुरुआत होती है। यदि हम अकाउंट ओपनिंग के समय बोरोवर को प्रॉपर गाइड करते हैं, इसकी आवश्यकताएं बताते हैं, बैंक को इसका प्रॉफिट तो है ही, साथ में कस्टमर को क्या क्या फायदे हो सकते हैं अगर अकाउंट्स को प्रॉपर वो स्टैंडर्ड और प्रॉपर टाइमली रिपेमेंट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग सर क्रेडिट मॉनिटरिंग बहुत आवश्यक है आज की डेट में। यदि प्रॉपर टाइम पे मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो सर एनपीए बढ़ने के लिए हम उसको नहीं रोक सकते सर। जी, बहुत उत्तम। ये क्रेडिट मॉनिटरिंग से जो बारोवर होता है जी सर। उसको क्या बताते हैं ऐसा? कुछ उसको बताते हैं कि आप अपना अकाउंट अच्छा रखेंगे तो इससे क्या लाभ होगा बारोवर को? सर एक तो यदि बिजनेसमैन है, यदि वो अपना अकाउंट्स रेगुलर रखता है तो उसको इन फ्यूचर में बैंकिंग आवश्यकताएं, आज अगर वो कम अमाउंट के लिए अप्लाई कर रहा है और फ्यूचर में यदि उसका बिजनेस ग्रो करता है और उसका अकाउंट प्रॉपर मेंटेन रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, सिविल स्कोर अच्छा आता है, तो उसको कभी भी अतिरिक्त ऋण की यदि आवश्यकता पड़ती है तो बैंक सबसे पहले उसको कंसीडर करेगा। दूसरा, टर्म लोन के केसेस में यदि उसकी रिपेमेंट प्रॉपर रहती है तो सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। उसको भी अगर फ्यूचर में एक अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता पड़ती है, यदि आज हमने होम लोन लिया है, कल यदि व्हीकल लोन की आवश्यकता है, तो बैंक सबसे पहले उसको एंटरटेन करेगी और इजीली उसको लोन अवेलेबल हो जाएगा बहुत सर। अच्छे। आप ये बता दिए, क्रेडिट मॉनिटरिंग किस स्टेज में एक अकाउंट के ऊपर शुरू किया जाता है? सर जैसे क्रेडिट मॉनिटरिंग यदि फर्स्ट 30 डेज में उसके अकाउंट्स में जो इंटरेस्ट पेबल हुआ है यदि वो नहीं आता है, तो यदि हम शुरुआत से उन 30 डेज में अकाउंट्स को मॉनिटर करना शुरू कर देते हैं, सबसे पहले तो मेरा मानना है कि सर फर्स्ट डे से जिस दिन अकाउंट ओपन हुआ है, यदि उस समय हमने प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस किए हुए हैं, जैसे कि मैं पहले भी बताया कि कस्टमर को अगर प्रॉपर गाइड किया है, तो इन फ्यूचर में संभावना बहुत कम रहती है कि वो खाता स्पेशल मेंशन अकाउंट में आए। फिर भी यदि खाता अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट्स में आता है तो हमको फर्स्ट स्टेज से ही उसको फॉलो अप कर देना चाहिए सर। जी मेरा जी। मानना है कि नहीं, अब ये आप बताइए, स्पेशल मेंशन अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और सर ये उसके क्या क्या डेफिनेशंस हैं? सर स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 टाइप्स होते हैं, SMA 0, SMA 1, SMA 2। SMA 0 जिसमें 30 डेज में यदि इंटरेस्ट या EMI पेबल नहीं हुई है तो वो SMA 0 रहेगा। 31 से 60 डेज में यदि EMI और इंटरेस्ट नहीं आया है तो SMA 1 है, और 61 डेज से 90 डेज तो वो SMA 2 में रहेगा सर। बहुत अच्छे, अति उत्तम। आपको विषय की अच्छी जानकारी है। अब आप ये थैंक यू बताएं, सर। ग्रामीण बैंक के अंदर जो कैपिटल होता है ना पूरे बैंक का एज ए होल, उसका यस सर। रेशियो क्या क्या होते हैं, कौन कौन उसमें भागीदार होता है? सर ये एक ज्वाइंट वेंचर है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड स्पॉन्सर बैंक का, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर 50% रहता है, स्टेट गवर्नमेंट का 15% एंड स्पॉन्सर बैंक का 35% सर। और अगर यदि बैंक को फाइनेंस करना है, उसके बाद उतना डिपॉजिट नहीं है, तो पैसा यस वो सर। कहाँ से लेगा? जैसे सौ सर वो रुपए है बैंक के पास और उसको 110 रुपए फाइनेंस करना है, यस सर। तो पैसा कहाँ से आएगा उसके पास? सर गवर्नमेंट से बोरो कर सकता है सर, और सर इसके बारे में डीपली नॉलेज नहीं है सर, सॉरी सर। चलिए, कोई बात, धन्यवाद। बाका जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रंजीत सर से निवेदन करता हूं कि हमारे साथी से सवाल करेंगे। जी धन्यवाद सर।
राजपूत जी। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते। आपने बताया कि आप क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं। यस सर। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन था कि जैसे क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट का हमारा काम होता है कि अकाउंट्स का जो भी हमारे असेट्स हैं उसको हम लोग स्टैंडर्ड रखें, मीन्स क्वालिटी को मेंटेन करके रखें। यस सर। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारे पास प्रॉपर एक डिपार्टमेंट है, सिस्टम है, मॉनिटरिंग टूल्स भी हैं, यस फिर भी सर। हमारे असेट्स सब एनपीए होते जाते हैं, चाहे इम्पेयर्ड होते जाते हैं। क्या यस इसका सर। रीजन क्या हो सकता है? क्यों इतना ज्यादा एनपीए हो रहा है, चाहे क्यों हमें इतना प्रेशर रहता है एनपीए को रिकवर करने? सर बेसिकली दो चीजें मेरा मानना है। एक तो कभी कभी बोरोवर की फाइनेंशियल सिचुएशन इसके सामने आ जाती है। हमने किसी पर्पज से यदि किसी बिजनेसमैन को लोन दिया है, क्योंकि उस समय सारी चीजें ठीक थी, जो हमने उसको प्रपोज किया था लोन, हमने सारी चीजें अपने ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर किए थे, लेकिन कभी कभी वो बिजनेस नहीं रन करता है। बेसिकली जैसे अभी कोरोना टाइम आया था, तो उस समय पे सारे बोरोवर डिफॉल्ट कर गए थे। तो एक वो चीज होती है, एक कस्टमर बिलिंगली भी होता है, जो हम ऋण देते वक्त, क्योंकि हम किसी की इंटरनल थिंकिंग को नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है सुधीर जी। डिपेंड नहीं करता, उस सिचुएशन में भी एक कंडीशन होती है। दूसरा, अगर हम ये जो मॉनिटरिंग का डिपार्टमेंट है, यहाँ से भी अगर थोड़ी सी भी चूक होती है, समय पे कस्टमर को रिमाइंड नहीं किया है, न्यू अकाउंट्स में अगर प्रॉपर फॉलो अप हमने आपकी आवाज कट रही है, आवाज नहीं आ रही है आपकी। तो वो खाते में डिफॉल्ट होने के कम चांस रहते हैं सर। धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, दूसरा चीज ये बोल रहा था, जैसे क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट है, जो भी हम काम कर रहे हैं, यस सर। एनपीएज हो रहे हैं अकाउंट्स हमारे प्रॉपर मॉनिटरिंग के बावजूद भी, तो यस कुछ सर। ऐसा आप बता सकते हैं कि कुछ हम ऐसा टूल्स यूज कर रहे हैं या कुछ ऐसे नए इंस्ट्रूमेंट्स हम लाएं जिससे कि प्रॉपर और ज्यादा प्रॉपर वे में हम मॉनिटरिंग कर सकें और हमारे स्ट्रेस एसेट्स को कम से कम लेवल पर ला सके? तो कुछ ऐसा आइडिया है आपके पास? आप देखते हैं, सोचते हैं इस तरह का? सर ये सबसे पहले तो यही है कि सर यदि खाता हमारे कंट्रोल से बाहर जा रहा है सारे प्रयासों के बावजूद, तो एक तो जो जनरल वे होता है उसमें हमने सारी चीजें करके देख ली है, लेकिन फिर भी हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं चीजों को। दूसरा ये है कि हम अगर किसी कस्टमर के जो कॉन्टेक्ट्स हैं, उसके रिलेटिव्स हैं, जो वहाँ एक पहचान वाला व्यक्ति है, मान लो किसी गांव की बात हो, सरपंच सचिव, पहले ये भी हमने कांटेक्ट कर लिया, उसके बाद भी तो सर उसके बाद फिर हमारे पास में उसमें लास्ट टर्म्स बनता है लीगल में जाने का। तो हम लीगल्स में जाते हैं, जो हमारे पास स्कोप है 138 का स्कोप रहता है। अगर 138 भी कर सकते हैं, सूट फाइल कर सकते हैं सर, कमर्शियल सूट कर सकते हैं, और फिर उसको प्रॉपर फॉलो अप करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सर इसमें हमको सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं सर। आपको क्या लगता है कि जो हमारे क्रेडिट मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं वो सही है, प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के, कुछ चेंजेस के रिक्वायरमेंट्स हैं? सर सिस्टम तो सही है, लेकिन उसका प्रॉपर फॉलो अप जरूरी है। जो स्टेप्स दिए गए हैं, जो नॉर्म्स बनाए गए हैं बैंक में, यदि उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, टाइमली एक्शन अगर हम करते हैं, तो सर अभी तक जो नॉर्म्स और जो गाइडलाइंस बैंक ने दी हैं वो सफिशिएंट है सर। उनका उनको नॉर्म्स को प्रॉपर लागू करना, कहीं कहीं वहां कमी रहती है सर, मेरा यही मानना है सर। स्टॉक ऑडिट मालूम है आपको क्या होता है? यस सर, सॉरी सर। स्टॉक ऑडिट आपको मालूम है क्या होता है? यस सर, बहुत ज्यादा डीपली नहीं है, लेकिन यही है कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी है उसमें यदि कोई वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ एंड एबव है, तो उसका ईयरली हम स्टॉक ऑडिट कराते हैं सर। अच्छा, स्टॉक ऑडिट में हम रिसीवेबल्स का भी ऑडिट कराते हैं क्या? सर बहुत डीपली आइडिया नहीं, सॉरी सर। चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, लोन रिव्यू मैकेनिज्म जानते हैं आप? यस सर। हाँ, वो क्या होता है? सर रिव्यू, एक जो अकाउंट्स हमने अभी सैंक्शन किया है, हम हमारे यहाँ जो पॉलिसीज है उसके अकॉर्डिंग हमको ईयरली उसका रिव्यू करना पड़ता है। उससे हम जो एक वो भी एक मॉनिटरिंग का पार्ट है,
उसकी जो टर्म्स कंडीशन एज पर सैंक्शन दी गई थी, क्या वो अकाउंट्स प्रॉपर उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लाइक इंश्योरेंस प्रॉपरली टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जो अकाउंट्स में बैंक रिकंसिलिएशन हम प्रॉपर कस्टमर से ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, रिपेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और यदि मॉर्गेज का केस है तो टाइमली वैल्यूएशन सर्च हम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो ये रिव्यू के टाइम पे हमको एक उसका मिल जाता है कि अगर कोई इनमें से लैप्सेस जा रहे हैं तो हम रिव्यू करते हैं तो टाइमली मिल जाते हैं। दूसरा, यदि अगर टाइमली रिव्यू नहीं होता है तो हमारे यहाँ उसको विदिन 18 मंथ्स में एनपीए मार्क कर दिया जाता है। तो उसका कंपलसरी है कि टाइमली रिव्यू करना है सर उसको। सर ओके। अच्छा, दूसरा चीज आपने बताया कि कोई कस्टमर है वो विलिंगली भी नहीं जमा करना चाहता है, यस सर। फुल्ली वो चाहता है कि वो नहीं जमा करे। यस एक सर। टर्म आता है जो आरबीआई ने बनाया है, विलफुल डिफॉल्टर। यस सर। क्या आरबीआई के गाइडलाइंस क्या है, आपको आइडिया है, मालूम है विलफुल डिफॉल्टर सर क्या है? यस सर। सर आरबीआई समय समय पे विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट प्रोवाइड कराता है। एज पर आरबीआई नॉर्म्स ये जो अमाउंट की लिमिट रखी गई है वो 25 लाख है। यदि कोई बोरोवर 25 लाख एंड एबव होता है तो आरबीआई उसको विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी में देता है, जिसका प्रकाशन समय समय पे आरबीआई करता है सर। लास्ट कब किया था आरबीआई ने इसको पब्लिश, विलफुल डिफॉल्टर के लिए? एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर। नहीं, आप तो सॉरी। क्रेडिट मॉनिटरिंग में है। जी जी सर, इसका एग्जैक्ट नहीं है सर कि पिछला जो रिपोर्ट चलिए, दिया था वो कब है सर। कोई सर बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है एक आपसे। जी सर। जो आजकल हम लोग पूरा डिजिटल एरा में जी रहे हैं, यस हर सर। एक जगह डिजिटल बैंकिंग की बात हो रही है। यहाँ यस तक सर। कि बैंक भी अभी क्या है, सब कुछ लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी सब अभी डिजिटल वे में जा रहे हैं, डिजिटलाइज यस सर। करने के प्रोसेस में है सब कुछ। यस सर। तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमें क्रेडिट मॉनिटरिंग को भी अपना हमें डिजिटल रिफॉर्म में जाना चाहिए? सर बिल्कुल, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी को समय के साथ अपडेट नहीं करते हैं तो हम सर पीछे रह सकते हैं आपके। और ये 100% है कि आगे अभी नहीं अगर ये चीजें आ रही हैं, क्योंकि हर चीज अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होगी और हम अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मॉनिटरिंग नहीं करते हैं तो सर हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो समय के साथ मुझे लगता है कि बैंकिंग इंडस्ट्री इसको आगे बढ़ाएगी और लेके आएगी सर। डिजिटली हम कैसे कर सकते हैं मॉनिटरिंग, कुछ बता सकते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह? डिजिटली सर सॉरी, अभी एकदम रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ, बाकी मैं इसको चलिए, स्टडी कोई बात करके नहीं, आगे सर कोई करूंगा बात सर। नहीं, ओके। चलिए राजपूत जी, बहुत अच्छा बताया आपने, थैंक यू सर। और अच्छा लगा इंटरेक्ट कर होकर आपसे। थैंक यू चलिए सर। फिर अब मिलेंगे आपसे। बंगा थैंक यू जी। बहुत धन्यवाद रंजित सर। सुधीर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। कि नमस्ते सर। नमस्ते, पिछले 3 सालों में आपके क्या प्रमुख बैंक के लिए कंट्रीब्यूशन है जिसको आप याद रखेंगे? क्या आपने कुछ सर उपलब्धि हासिल की है? जी सर। सर मैं चूंकि पिछले विगत 3 वर्षों से क्रेडिट मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट एवं 6 माह में ब्रांच में रहा हूं, तो सबसे पहले मैं जो अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। मेरा सर जब इसमें लगभग जो क्षेत्र का एनपीए लगभग 135 करोड़ था जब मैंने ज्वाइन किया था, जब 180 करोड़ एनपीए था सर इस क्षेत्र का। एज आ स्केल 1 मैंने इसको ज्वाइन किया था। और माइग्रेशन के दौरान चूंकि यहाँ परिस्थितियां बहुत टफ थी, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का जो अमलमेशन आज एंटिटी बनी हुई है, उसके पहले नर्मदा झाबुआ और सेंट्रल मध्य प्रदेश 2 एंटिटी अलग अलग हुआ करती थी। तो जब इनका अमलमेशन हुआ तो उस समय बहुत टफ सिचुएशन थी, और जिस दिन अमलमेशन हुआ उसी समय मेरा यहाँ ट्रांसफर होके आया था। तो सर बहुत सारी टिपिकल सिचुएशन थी यहाँ पे। जो क्षेत्र का एनपीए था लगभग 53% एनपीए था सर। तो उसके दौरान आज हमारी जो स्थिति है लगभग 50 करोड़ पे है हम। तो विगत 3 वर्षों के दौरान मैनेजमेंट के सहयोग से, सीनियर के सहयोग से, और उसमें मेरा भी पूर्ण सहयोग रहा है, पूरी ईमानदारी से मैंने इस क्षेत्र में कार्य करते हुए आज हम 50 करोड़ के एनपीए पे हैं और लगभग 6.6% हमारे क्षेत्र का ये तो सामूहिक उपलब्धि है सुधीर जी। जब कोई बात इस तरह से पूछी जाए तो आप अपने पर्सनल कोई अचीवमेंट्स को रखना होगा, कोई टास्क रखना होगा। उसमें 3 सालों में आपका जो पर्सनल कंट्रीब्यूशन कि हाँ सर, मैंने 1 करोड़ का सेटलमेंट किया है और उसको ये डिफ़िकल्ट था, एक डिक्री जो है उसको एग्जीक्यूट कराया, या कोई प्रॉपर्टी सेल कराया, इस तरह की बातें होंगी। ओके ठीक है, सर। चलिए आगे ओके। हम बढ़ते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक
प्रधानमंत्री जन धन योजना में एक फैसिलिटी देते हैं। 3-4 फैसिलिटी मैं चाहता हूं कि आप प्रधानमंत्री जन धन योजना में, जो हमारे एक प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है देश की जनता के लिए, तो उसमें क्या फायदा जो है जनमानस को मिलता है, वो फायदा बता दीजिए। सर, जो PMJDY में फैसिलिटीज दी जा रही है लोअर कैटेगरी, मतलब निम्न आय वर्ग को, उसमें अकाउंट्स के साथ में PMJJY प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, PMSBY प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और एक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी दी जाती है। तो ये तीनों स्कीम्स बहुत कस्टमर के लिए बहुत फ्रूटफुल है। यदि किसी प्रकार की कोई अनैतिक स्थिति पैदा होती है उस फैमिली के साथ में, तो उनकी जो सिचुएशन है उससे इनको बहुत फायदा होता है। सर, आज की डेट में अगर किसी निम्न आय वर्ग के साथ में किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है, असामयिक सिचुएशन हो जाती है, और उस समय पे अगर किसी को 2 लाख रुपए मिलते हैं तो उस परिवार को बहुत हेल्पफुल रहता है। सर, ये बेसिक फीचर्स हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना में। सर एक चीज़ तो समझ में आया कि प्रधानमंत्री जन धन योजना में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है। जी सर। तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बट ये जो आपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम बताया, ये तो दूसरे ग्राहकों को भी दिया जा सकता है। उसके लिए कोई स्पेसिफिक PMJDY अकाउंट जरूरी थोड़ी ना है, कोई भी ले सकता जी है। जी सर। जी सर। थोड़ा इसको अच्छे से स्टडी करिए PMJDY ओके के। और इसमें सर। ओके। एक रुपे कार्ड की फैसिलिटी है यस सर। प्रधानमंत्री जन धन में, और डायरेक्ट जो DBT ट्रांसफर है वो यस इनेबल्ड सर। अकाउंट है। यस सर। दूसरा, रुपे कार्ड में जो बेनिफिट्स है 2 लाख रुपए का, उस वो महत्वपूर्ण ऑफर है। दूसरा, ओके सर। कुछ स्पेशल कार्ड्स है जिनमें 10 लाख तक के दुर्घटना बीमा है, आपके बैंक की पॉलिसी है। एक बार इसको रीड कर लीजिए। ओके सर। सर, आप इस पद के लिए अपने आप को योग्य मानते हैं, उनके 3 कारण बता दीजिए। किन कारणों से आप अपने आप को योग्य मानते हैं, शॉर्ट में। सर सर मैं विगत 10 वर्षों से इस बैंक में कार्य कर रहा हूँ। 10 वर्षों का अनुभव है। स्टार्टिंग में मैं 3 साल शाखा प्रबंधक के तौर पे कार्य किया। वहाँ पे प्रबंधन द्वारा जो दायित्व दिए गए मुझे, उनमें सफलतापूर्वक कार्य करते हुए मैंने शाखा प्रबंधक के तौर पे भी सर 3 वर्षों में लगातार अच्छा बिजनेस किया उस ब्रांच में। मुझे जो फर्स्ट BM-शिप दी गई थी, प्रबंधन द्वारा मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, पहली BM-शिप में मुझे ब्रांच की ओपनिंग करनी थी सर वहाँ पे। तो जो प्रबंधन का लक्ष्य था, ओपनिंग डे पे 15 डेज पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी सर वहाँ पे, और प्रबंधन ने मुझे लक्ष्य दिया था कि आपको शाखा की ओपनिंग 50 लाख से करनी है। रूरल ब्रांच थी। मैंने 15 दिनों में वहां जाके उस पर्टिकुलर विलेज एवं आसपास के क्षेत्रों में लोगों से मिलना जुलना किया, बहुत अच्छी कैनवासिंग की। तो उस दौरान सर मैंने जो ओपनिंग की थी वो 1 करोड़ से ओपनिंग हुई थी। तो उस समय जो तत्कालीन अध्यक्ष महोदय थे, उनके द्वारा मुझे प्रशंसा पत्र दिया मेरा गया था। सवाल ये है कि वो कौन से 3 महत्वपूर्ण चीज हैं जो दूसरों से आपको अलग करते हैं। आप उपलब्धि बता रहे हैं, जो मेरे पहले सवाल पे जो पूछा था उसमें बता सकते थे आप। ओके सर, सॉरी। 3 चीजें जो आपकी स्ट्रेंथ हैं, वो क्या हैं जो आपको दूसरों से अलग करती हैं, हमें मदद करेंगे कि हम आपका सिलेक्शन करेंगे, वो मैं चाह सर, रहा हूँ। लोगों से जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी डेवलप कर लेता हूँ सर मैं। जो दूसरा, लीडरशिप, लोगों को साथ में लेके चलने की मेरे अंदर है क्षमता है कि मैं लोगों को साथ लेके चल सकता हूँ। तीसरा सर, साथ लेके ठीक है, चल आप सकता स्टडी कर लीजिएगा एक बार। मैं हूँ। आपसे फिर पूछना चाहूंगा, कुछ कमियां भी होंगी जब इतनी सारी खूबियां हैं तो। ऐसी कौन सी 2-3 कमियां हैं, थोड़ा बता दीजिए हमको, ताकि हम भी सतर्क रहें आपको नया पद देने के बेसिकली सर मैं स्ट्रेट फॉरवर्डिंग हूँ। जो मुझे कभी कभी लगता है कि हार्मफुल रहता है, डायरेक्टली अगर किसी ब्रांच में विजिट पे गया और कोई कमी मुझे उसमें दिखी, तो उसको एक समय के साथ उसको इन्वॉल्व बताया जा सकता है। लेकिन मेरे ये कमी है कि मैं उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड वहीं पे एनालिसिस कर देता हूँ, जो कभी कभी सामने वाले को बहुत बुरा लग जाता है। लोग रहते हैं वहां पे, स्टाफ के सामने भी, ये मैं तुरंत एक्शन करता हूँ वहां पे। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सर एक मेरी कमी है। दूसरा सर, लोगों पे जल्दी भरोसा, ये भी सर मेरे अंदर कमी है सर, जिनको मैं धीरे धीरे सुधार करने की कोशिश कर रहा हूँ और उनमें सुधार आ रहा है सर। ओके, चलिए। तो बैंक में एक प्रोसीजर नॉर्म्स होते हैं, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं। अगर आपको इंस्पेक्शन में जाएंगे तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन नहीं ले सकते, उसके लिए
आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं मैनेजमेंट को, फिर उसके लिए कमेटी है वो डिसाइड करती है। आप इसको कमी यस मानते हैं, अच्छी बात है, सुधार करने की ज़रूरत है। एक सवाल मैं यस पूछना चाहूँगा, जब बैंकिंग करते हैं तो बैंकिंग में एक जोखिम होता है और उस जोखिम के यस लिए आपको प्रबंधन करना होता है। तो मुख्यतः बैंकिंग व्यवसाय में कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं जिसका सामना एक बैंकर्स को करना होता है, और उसके लिए उसको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इन जोखिम से होने वाले बैंक को नुकसान को बचाया जा सके। कौन से मुख्यतः जोखिम होते हैं? सर, फर्स्टली तो क्रेडिट रिस्क है सर, क्योंकि हमारा जो मेन बिजनेस है वो क्रेडिट देना ही है, और उसमें रिस्क रहते हैं सर, जिनको हम मॉनिटर करके या प्रॉपर नॉर्म्स को फॉलो करके ओवरकम कर सकते हैं। दूसरा सर लिक्विडिटी रिस्क रहता है, जो अगर एसेट और लायबिलिटी का मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं किया जाता है तो वो भी एक रिस्क आ जाता है सामने। तीसरा सर एक मार्केट रिस्क भी रहता है सर। ओके, तो 3 तरह के रिस्क को आप जब भी ये सवाल पूछे जाएं इसके लिए बोलिएगा। एक तो मुख्यतः क्रेडिट रिस्क होता है, एक ऑपरेशनल रिस्क होता है, और दूसरा मार्केट रिस्क होता है। यस सर। इस रिस्क को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, लेकिन बैंक को इसके लिए क्या तैयारी रखना पड़ता है कि ताकि ऐसी कोई खतरा आ जाए तब भी बैंक को फर्क न पड़े, बैंक मजबूत रहे, सस्टेनेबल बैंकिंग करता रहे, उसके लिए क्या करना पड़ता है बैंक को? सर ऑपरेशन रिस्क जो जनरेट होता है उसके लिए हम अपने स्टाफ को प्रॉपर चलिए, तो ट्रेन उसको कर सीख लीजिएगा, उसको जरा पढ़ लीजिएगा, आप नहीं है ना, आप पढ़ लीजिएगा। जी। उसके लिए कैपिटल रखना पड़ता है बैंक को, ओके नेसेसरी, सर। ठीक है, वो रिस्क ओके सर। को मिटिगेट करने के लिए कैपिटल रखना पड़ता है। आपने सवालों का अच्छे से सामना किया सुधीर जी। आप अपना वीडियो और माइक जो है बंद कर सकते हैं, साथ में बने रह सकते हैं, हम दूसरे साथी को बुलाते हैं, है ना। बहुत थैंक यू। बहुत धन्यवाद। थैंक आप यू सर। दूसरे साथी को आमंत्रित करेंगे। देवकन्या गुर्जर जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? आप आ पाएंगे स्क्रीन पर? आपका नेटवर्क है? जी जी सर, जी सर। ओके, स्वागत है आपका। ओके नमस्ते। सर, नमस्ते जी। ओके नमस्ते सर। जी। ओके, ठीक है। आप रख दीजिए मोबाइल को, नहीं तो एक जगह रख लीजिए अच्छे से, ठीक है। हमको दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। एक तो जो फिजिकल इंटरव्यू होता है उसके लिए, दूसरा अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो उसके लिए। दोनों की एथिक्स और दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास मजबूत होना चाहिए। और जिस तरह हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में हैं, हमारे पास दोनों तैयारी होनी चाहिए। हाँ, अभी आवाज़, आप उल्टी दिशा में बैठे हैं, शायद रोशनी जी आपके सर। पीछे है। चलिए, तो अपना एक परिचय मिनट। परिचय घुमा लीजिए। एक मिनट। हम्म, अतुल सर, जी जी जी। दीपक हमेशा अंधेरे में ही जला करते हैं, और आप जैसे अनुभवी और रंजीत भाई जैसे अनुभवी साथी बड़ा मुश्किल से ही मिला करते हैं। और अगर आप लोग का अनुभव मिल जाए हमारे साथियों को तो इनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता के फूल खिला करते हैं। दीपक हमेशा अंधेरे में ही जला करते हैं। मेरी तो यही उम्मीद है कि आज के इस इंटरव्यू सेशन के बाद जो लोग देख रहे हैं, अपेयर हो रहे हैं, तो 100% सभी लोग जो है इसमें उत्तीर्ण होंगे, कि आपने इतना अच्छी प्रस्तुति और ये क्रिएट किया है सिस्टम, कि जो भी जानकारी वो हासिल करना चाहते हैं, जिसकी आवश्यकता इंटरव्यू में, वो सब उनको यहाँ प्राप्त होगी। अब मैं देव कन्या जी के प्रश्न करता हूँ नहीं, उनका कि उनका वो ले लेते हैं सर, पहले उनका इंट्रोडक्शन ले। सर, हाँ, पहले आप अपना परिचय दे दें। माइक ऑन कर लीजिए। मेरा नाम देवकन्या गुर्जर, मध्य प्रदेश। माइक ऑन नहीं है शायद देव कन्या जी, जरा चेक कर लें। ऑन। हेलो। आवाज नहीं आ रही है। हम्म, हेलो। आवाज़ हाँ, नहीं आ रही है आपकी। अब आई। हेलो आपने बोला, वो आई थी। आपको आ रही है बाका जी आवाज? नहीं, इनका तो माइक ऑफ दिख रहा है, अभी माइक भी जी ऑफ। सर, मुझे आ रही है। अच्छा, आपको तो आएगी, आपका माइक बंद। रंजीत जी आ रही है आवाज हाँ आपको? जी, हाँ जी, हाँ जी सर। आ रही है। देवकन्या जी एक देखिए, बार कहाँ। आप अपना माइक और वीडियो ऑन कर लीजिए तो फिर आप दिखाई भी देंगे और सुनाई भी देगा हमें। अच्छा, जब तक देवकन्या जी चली गई, उनके यहाँ नेटवर्क इशू होगा, तब तक हम नए साथी को बुलाते हैं। दीप्ति जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जरा स्क्रीन पर आएंगे। नमस्ते सर।
नमस्ते जी, दीप्ति जी आ गए, स्वागत है। चलिए आप, हाँ आइए, थोड़ा एक जगह सेटल हो जाइए जी। स्वागत है, अपना परिचय दीजिए पैनल को। सर मेरा नाम दीप्ति अग्रवाल है। मैं मध्य प्रदेश ग्रामीण में ऐसे शाखा प्रबंधक पदस्थ हूँ। मैं स्केल 1 में हूँ और डिस्ट्रिक्ट दतिया में शाखा प्रकाश नगर में मेरी पोस्टिंग हुई। जी अतुल सर। जी मैडम, दीप्ति अग्रवाल, आप स्केल 1 में ब्रांच मैनेजर हैं, है ना? जैसे आपका स्टाफ कितना है? आपके अंडर में कितने लोग हैं? सर अभी मेरी न्यू ब्रांच में ज्वाइनिंग हुई है, अभी 20 जुलाई को ही। यहाँ पे एक ऑफिसर है मेरे अंडर में और 3 क्लर्क है। तो वो ऑफिसर भी स्केल 1 का ही होगा, यस है जी? यस सर, एक स्केल 1 ऑफिसर है और 3 क्लर्क है। आपके ब्रांच का व्यवसाय कितना है? बिजनेस बताइए, कितना सर डिपॉजिट है? बिजनेस 28 करोड़ है। टोटल बिजनेस, उसमें डिपॉजिट कितना है? सर डिपॉजिट 13 करोड़ 86 लाख है और एडवांस 13 करोड़ 96 लाख है। एडवांस 13 है, डिपॉजिट 13 है, टोटल 28 है, तो 2 करोड़ कहाँ गया? सर 13,86,000 है। 13 करोड़ 86 लाख। ये क्या एडवांस है? एडवांस 13 करोड़ 96 लाख। 14 और 13, और टोटल बिजनेस 28 करोड़। यस सर। एनपीए कितना है? सर एनपीए 2 करोड़ है। कितना परसेंटेज हुआ? सर अप्रोक्सीमेटली 10। 10% एनपीए लेकर के आपकी ब्रांच प्रॉफिट देती है? सर इस बार तो प्रॉफिट में थी, अभी मेरी वहाँ नई पोस्टिंग हुई है वहाँ। नहीं, वो ठीक है। इससे पहले कहाँ थे आप? मिश्रा फाटक ब्रांच में थी। वहां भी ब्रांच में थे ना, उसमें भी आप बिजनेस करते होंगे, व्यवसाय करते होंगे, ब्रांच का डिपॉजिट एडवांस देखते होंगे, यस सर। प्रॉफिट देखते होंगे। तो ये प्रॉफिट अगर नहीं आ रहा है तो उसका क्या 3 कारण हो सकते हैं ब्रांच में? आपकी ब्रांच में तो प्रॉफिट आ रहा, आपने बताया, यस है ना? सर। 10% एनपीए होने के बाद भी प्रॉफिट आ रहा है, तो ये प्रॉफिट कैसे आ रहा है? सर प्रॉफिट एक तो जो एडवांस से इंटरेस्ट जनरेट होता है उससे आ रहा है, प्लस जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं उससे भी थोड़ा सा बैंक को इनकम जनरेट हो रहा है। और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट भी तो देना पड़ता है ना? जो तो निम डिपॉजिट होता है में ना, आपका डिपॉजिट और एडवांसेस का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना है? व्हाट सर? जो एवरेज डिपॉजिट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ना कुछ, सर एवरेज डिपॉजिट इंटरेस्ट अप्रोक्सीमेटली मतलब 7 चल रहा है। 7 है, और एवरेज एडवांसेस का इंटरेस्ट रेट कितना है? एडवांसेस का सर 9.5 के अप्रोक्स। तो जो डिफरेंस हुआ वो 2.5 हो गया। ये जो यस सर। 2.5% है, ये पूरा पूरा प्रॉफिट में आता है कि उसमें कुछ एक्सपेंसेस निकालना पड़ते हैं? सर इसमें से एनपीए का भी एक्सपेंस निकल जाता है और स्टाफ की सैलरी है और वो भी निकलता है। एनपीए में क्या एक्सपेंसेस होते हैं? सर एनपीए में जो प्रोविजंस करने पड़ते हैं वो जाता है। वो ब्रांच लेवल पे होता है क्या? सर वो एचओ लेवल पे होता है। एचओ पे होता है, तो ब्रांच की प्रॉफिट पे तो इम्पैक्ट नहीं डालता है ना? आपने पर अपने एनपीए ब्रांच की बैलेंस शीट देखी है? इस ब्रांच की नहीं, इससे पहले जहां आप कार्य कर रहे थे, यस सर। उसके अंदर एसेट और लायबिलिटीज होती है ना, यस सर। उसमें कहीं प्रोविजन का कॉलम होता है? अच्छा, ठीक है। अभी आप ये बताएं कि आप दतिया जिले में है ना? यस सर। दतिया जिले की क्या क्या फेमस है, क्यों फेमस है दतिया? यहाँ पे जो पीताम्बरा मंदिर है वो फेमस है यहाँ सबसे ज्यादा। पीताम्बरा मंदिर है, और यस सर। मंदिर से कितनी दूर है आपका ब्रांच? सर मेरा ब्रांच मंदिर से अप्रोक्सीमेट 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है।
तो जो मंदिर होता है उसके होने से, उपस्थित होने से आपके ब्रांच के व्यवसाय पे कुछ असर पड़ता है, कुछ सर लाभ हो मंदिर सकता ब्रांच के बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि वहाँ तो जो टूरिस्ट आते हैं तो वो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए आते हैं। है? हाँ, लोकल मार्केट को इफेक्ट पड़ता है पर ब्रांच के बिजनेस को ऐसा ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट आता है। इनडायरेक्टली इनडायरेक्ट, इनडायरेक्टली ये है कि जब बिजनेस ग्रो करता है, मार्केट ग्रो करता है तो उससे कस्टमर पे पैसा आता है तो वो डिपॉजिट आता है। लेकिन आपका डिपॉजिट एडवांस तो बराबर है। अगर डिपॉजिट आता होता तो डिपॉजिट ज्यादा होना चाहिए। हाँ सर, यहाँ मतलब क्योंकि ब्रांचेस बहुत हैं यहाँ पे, सारी बैंक की ब्रांचेस, और इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट नहीं है। नहीं तो इसीलिए तो ब्रांचेस बहुत हैं, और आपको प्रमोट किया करके यहाँ पे ब्रांच मैनेजर बनाया, तो आप इसका व्यवसाय वृद्धि कैसे करेंगे? 2 या 3 पॉइंट्स बताएं कि 13 करोड़ डिपॉजिट, 13 एडवांस। अब आपसे कहा गया, आपको इसीलिए पोस्ट किया कि आपकी व्यवसाय को वृद्धि करें। सब सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम करेंगे, सब कस्टमर सर्विस को इम्प्रूव करेंगे जिससे कस्टमर वहाँ पे करेगा। सेकेंडली मार्केटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रामीण बैंक में बहुत सारे लोग तो जानते ही नहीं है ग्रामीण बैंक में भी ऐसा कुछ होता है। कैसा बहुत नहीं, सारी क्या चीजें चीज नहीं होती ग्रामीण में? ऐसा क्या होता, मतलब क्लियर करिए ना। सर अवेयर नहीं है बहुत सारी चीजों को लेके कि यहाँ पे भी ऐसा अच्छा क्वालिटी का लोन मिल जाता है कि हर चीज के लोन अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी डिपॉजिट स्कीम्स होती हैं, तो वो अभी जो पब्लिक है वो ज्यादा अवेयर नहीं है अभी भी, मतलब मतलब। पब्लिसिटी नहीं है आपके ग्रामीण बैंक की, आपका ये कहने का मतलब है। और जो नेशनलाइज बैंक है उसमें ज्यादा जाती है। यस सर। आप क्या डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स हैं अवेलेबल कस्टमर्स के लिए? सर अभी फोन पे वगैरह नहीं है, अभी सिर्फ वो दिया गया है, स्कैनर दिया गया है, बाकी वो भी T+1 डे में सेटलमेंट है, तो इस वजह नहीं, से भी किस थोड़ा सा चीज का है स्कैनर, किस चीज का? यूपीआई के लिए दिया गया है। यूपीआई क्यूआर के कोड लिए दिया, ब्रांच को स्कैनर क्यूआर नहीं? कोड अवेलेबल कराए गए हैं कस्टमर्स को भी। कस्टमर को आप अवेलेबल करा सकते हैं। आपके यहाँ सिस्टम लगा दिया गया है कि हर कस्टमर के लिए अगर वो चाहे तो क्यूआर कोड आप बना करके उसको दे सकते हैं, है ना? ये कहने का मतलब है ना आपका? थोड़ा सा इसकी जानकारी प्राप्त कर लीजिए कि आजकल डिजिटलाइजेशन का जमाना है। अगर आप डिजिटलाइजेशन में एट पार नहीं रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। ठीक है। अब आप ये बताइए, आज वर्ल्ड के अंदर जनरल कोई गेम से संबंधित कोई कार्यक्रम चल रहा है क्या? ओलंपिक्स चल रहा है सर अभी, कहाँ पर है ये? पेरिस में। पेरिस में। इसमें मेडल जीता इंडिया ने? सर अभी शायद 3 ब्रॉन्ज मिले हैं इंडिया को। 2 ब्रॉन्ज किसी ने प्राप्त किए हैं क्या? सर शूटिंग में आई थिंक मिले हैं। किसने प्राप्त किए, नाम मालूम है? अम, सर कोई गर्ल वुमेन लड़की है, पर नाम मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको रखना चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा इवेंट है। 4 साल में एक बार होता है, और ये गर्व का विषय है। वो एक लड़की है मनु बाकर, हरियाणा की। शूटिंग में आपकी सब बात ठीक है, लेकिन क्योंकि बड़ा इवेंट है तो एक जानकारी एज ए ऑफिसर या ब्रांच मैनेजर आपको होना चाहिए। ठीक है ठीक है सर। काका जी? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं रंजित सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सवाल करेंगे। हाँ जी मैडम, दीप्ति मैडम, यस सर। सुन पा रही हैं मुझे? हाँ सर, आवाज कम आ रही है आपकी। ओके, अभी सही है? यस। ओके। अच्छा, आपने बताया आप ब्रांच मैनेजर हो वहाँ पे दातिया में, और अभी अतुल साहे सर ने आपसे ब्रांच के इनकम प्रॉफिट के बारे में पूछा था, तो उसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन है। ब्रांच में इनकम के क्या क्या सोर्सेज होते हैं? कहाँ कहाँ से हम इनकम जनरेट कर सकते हैं ब्रांच के लिए? सर इनकम एक तो लोन पोर्टफोलियो से आता है, जो इंटरेस्ट हम लगाते हैं उससे। सेकेंड, जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हम मार्केट में सेल करते हैं, उससे जो कमीशन जनरेट होता है बैंक को, उससे बिजनेस डेवलप होता है। मीन्स हमारे पास एक इंटरेस्ट इनकम है और एक नॉन इंटरेस्ट इनकम है, ये कहना है आपका? यस। तो जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है उसको हम एंसिलरी बिजनेस भी कहते हैं। एंसिलरी बिजनेस हम कहाँ कहाँ से ला सकते हैं बैंक में?
Sir, I am not getting your question. मैडम एंसिलरी बिजनेस जो नॉन इंटरेस्ट इनकम के सोर्सेज हैं, Yes, sir. वो कौन कौन से सोर्स से हम नॉन इंटरेस्ट बिजनेस जनरेट कर सकते हैं? सर नॉन इनकम जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट से जो कमीशन मिलता है बैंक को, हाँ, उससे हम जनरेट करते हैं। ओके, मीन्स हम थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स, एग्जांपल आप दे सकती हैं एक दो? जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हुआ, जनरल इंश्योरेंस हुआ, मीन्स तो इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हम सेल कर सकते हैं, ओके। और क्या हम लॉकर से इनकम जनरेट कर सकते हैं क्या? सर लॉकर से भी जनरेट होता है, पर हमारी ब्रांच में लॉकर नहीं है। अच्छा, नहीं तो मेरा क्वेश्चन जो था वो आप शायद नहीं समझ पाई थी। मैंने क्या बोला था, एंसिलरी बिजनेस, तो लॉकर भी आ सकता है, गवर्नमेंट हमारे। बिजनेस भी हो सकता है। यस सर। गवर्नमेंट बिजनेस में क्या क्या हम कर सकते हैं? सर क्या? गवर्नमेंट बिजनेस भी हो सकता है नॉन इंटरेस्ट इनकम में। बिजनेस भी नहीं होता है ना हमारे यहाँ से। अच्छा, तो आपके यहाँ एपीवाई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वगैरह होता है क्या? ये होता है सर, ये तो इंश्योरेंस में कवर हो तो जाता उसको है। हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बिजनेस बोलते हैं कि नहीं? हाँ सर, वो अब ऐसे बोलते, मैंने वो उसको उसमें इंक्लूड किया है कि वो इंश्योरेंस जो हम लोग करते हैं उससे कमीशन जनरेट हो जाता है वो। नहीं तो अच्छा, एपीवाई अगर हम करते हैं तो एक एपीवाई में बैंक को कितना कमीशन मिलता है? सर एक एपीवाई में बैंक को 50 रुपीज 100 रुपीज मिलते हैं। कंफर्म है आप? तो कंफर्म नहीं सुरक्षा है शायद। बीमा में कितना मिलता है? सुरक्षा बीमा में 1 रुपए मिलता है। ओके, तो अगर हम ब्रांच में सुरक्षा बीमा भी करते हैं तो हर एक बीमा पर एक एक रुपया हमें इनकम होगा, तो वो भी तो एंसिलरी बिजनेस होगा, यस सर। उस पर भी हम फोकस कर सकते हैं। तो बीइंग ए ब्रांच हेड हमारा ये फोकस होना चाहिए कि ओवरऑल हमें बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रांच की प्रॉफिटेबिलिटी को देखना है। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि हमारे बिजनेस के सोर्सेज क्या क्या हैं और उधर से हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना होता है। चलिए इंटरेस्ट इनकम की तरफ हम आते हैं। लोन करते हैं, लोन में एक ड्यू डिलिजेंस होता है, ड्यू डिलिजेंस से क्या समझती हैं आप? सर ड्यू डिलिजेंस स्टार्टिंग होता है फ्रॉम द डे जब कस्टमर विजिट करता है ब्रांच, तब हम उससे इंक्वायरी करते हैं उसके बारे में। जब उसके ड्यू डिलिजेंस के आधार कार्ड, उसके जहाँ वो रहता है, क्या करता है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वहाँ उसकी पूरी सिविल देखते हैं। वहां से हम ड्यू डिलिजेंस शुरू करते हैं पूरा। जहाँ जब अकाउंट, उसका सेविंग अकाउंट खोलते हैं, वहां से पूरा उसका ड्यू डिलिजेंस स्टार्ट कर देते हैं। उसका कहाँ अच्छा, रहना है, उसका business क्या है, इनकम का मीन्स ड्यू सोर्स क्या है। डिलिजेंस में क्या क्या हम करते, क्या क्या है ड्यू डिलिजेंस में, थोड़ा डिटेल में आप बता पाएंगी? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसका आधार कार्ड और ये सब चेक करते हैं कि वो जो वो लेकर आया है वही व्यक्ति है कि नहीं है, या उसने कुछ भी फोर्स किया है उसमें। फिर वो जहाँ रह रहा है वहां जाके इंक्वायरी करते हैं कि उसका सोशल स्टेटस क्या है। सीआईसी आप जानती हैं, सीआईसी क्रेडिट स्कोर, सिबिल? यस सर। ओके, एक कस्टमर का हमने सीआईसी निकाला, यस तो सर। जब हम सीआईसी रिपोर्ट जनरेट करते हैं उसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, बीइंग ए ड्यू डिलिजेंस ऑफिसर हमें क्या क्या देखना चाहिए? सर हम उसमें ये देखते हैं कि जो उसने पहले अगर कोई लोन लिया है तो उसने उसका रिपेमेंट टाइम पे किया है कि नहीं किया है। अगर वो किसी का गारंटी भी दिया है तो उसने जिसकी गारंटी दी है तो उसने उसका पेमेंट सही टाइम पे करवाया कि नहीं, यानी उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरी फुलफिल किया है कि नहीं किया है। उसकी पेमेंट हिस्ट्री हम चेक करेंगे। यस सर। इसके अलावा और भी कुछ देख सकते हैं क्या उसमें? तो उससे ये भी पता चलता है उसने कितने लोन ले रखे हैं, किस चीज के लिए ले रखे हैं, उसकी मतलब उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसका भी हम एक आकलन कर सकते हैं उससे। ओके, अच्छा, एक वो कंफर्म करते हैं कि क्यों उसने चेंज किया, जेन्युइन रीजन था या वैसे ही वो चेंज कर रहा है। अगर बार बार उसका अननेसेसरी वो चेंज कर रहा है तो हम उसको अवॉइड ही करेंगे, क्योंकि अगर कल के दिन भी फिर चेंज किया तो हमें उसको ढूंढने में या उसका ड्यू डिलिजेंस करने में, देखने में, उसको रिपेमेंट में हमें प्रॉब्लम आएगी, उसको ट्रैक ओके, करने में दिक्कत आएगी। ओके, अच्छा, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है? सर क्या? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है?
तो सीडी रेशियो मतलब कितना हमारे पास डिपॉजिट और कितना हमने लोन बांट दिया, उसका रेशियो को सीडी रेशियो कहते हैं। आपके ब्रांच का कितना है CD रेशियो? लगभग 100% ही चल रहा है। 100% है? हाँ सर। ओके, तब तो बहुत अच्छा है। आप ओवरऑल बैंक का कितना है? 82% है सर। 82% CD रेशियो है, तो Yes, प्रॉफिट जनरेट करता होगा बैंक या 300 करोड़ के प्रॉफिट में था इस बार। पर। ओके, चलिए, अच्छी बात है। दूसरी चीज, मेरे को और एक चीज जानना था, लास्ट क्वेश्चन है मेरा। जैसे बैंक में एक सिस्टम रहता है ड्यूअल कस्टडी, किसी भी चीज के लिए हम बात करते हैं ड्यूअल कस्टडी, Yes, ठीक है? तो ड्यूअल कस्टडी क्यों बनाया गया है, बैंक ने क्यों बनाया इसको? सर मेकर और चेकर का सिस्टम रखा है बैंक ने कि अगर एक पॉइंट पे कभी गलती होती है दूसरे पॉइंट पे उसको पकड़ा जा सके। अगर सिंगल कस्टडी में रहेगा, सिंगल उसमें रहेगा, तो उसमें फ्रॉड होने के, गलती होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। डबल कस्टडी में रहने से उसके जो गलती या मिस्टेक के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि दो सिस्टम होते हैं, दो लोग होते हैं, तो उसमें चेकिंग का सिस्टम रहता है, तो वो पकड़ जाता है उस लेवल पे जाके। अगर दोनों मिल करके कुछ फ्रॉड कर देते हैं तो? सर दोनों मिलके फ्रॉड करते हैं, वो तो प्लान्ड है, वो कोई भी कर। चलेगा। ओके, चलिए, अच्छी, बहुत अच्छा बताया आपने। आपके ब्रांच का कैश रिटेंशन लिमिट कितना है? सर 6 लाख है। 6 लाख में ब्रांच ऑपरेट हो जाता है डेली? सर नॉर्मल ट्रांजेक्शन हो जाता है, जब भी कोई बड़ा ट्रांजेक्शन आता है तो फिर हमें कैश मंगाना पड़ता है, पर इतने में मेंटेन हो जाता है, दिक्कत नहीं आती है बैंक में। अच्छा, CRL लिमिट कैसे मेंटेन किया है, मीन्स उसका सिस्टम क्या है, कुछ आइडिया है आपको? सर सीआरआर CRL कैश रिटेंशन लिमिट मेंटेन करने का क्या सिस्टम है? डिपॉजिट होता है उसका 0.25% है हमारे यहाँ, जो आरएम बैंक का डेली ट्रांजेक्शन के बेस। चलिए, अच्छी बात, बहुत अच्छा बताया आपने दीप्ति जी। अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करके। अब मैं बंका जी से बोलूंगा। ओके, बहुत धन्यवाद रंजित बंका सर। सर, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? यस सर। ओके, तो दीप्ति जी ये बताइए कि अभी 23 जुलाई 2024 को भारत का बजट पेश हुआ। बजट जो है वित्त मंत्री श्रीमती यस सर। निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। इस बजट का थीम क्या था? थीम, बजट का थीम क्या है? सर बजट नहीं पढ़ा मैं, सर मुझे बजट, बजट का भी आइडिया नहीं है कोई। ओके, इसको पढ़ लीजिएगा बजट को ना। चलिए, तो एक बात बताइए, जैसे कि एंटरिम बजट फरवरी में भारत सरकार ने पेश किया था और इस साल को नारी सम्मान के लिए समर्पित भी किया था। आप मुझे बताइए, आपके मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो विशेष तौर पे महिलाओं के लिए समर्पित हैं? कोई योजना के बारे में बताइए जो महिलाओं के लिए समर्पित है। सर एक एसएचजी है, डीएनआरएलएम जिसे अपन बोलते हैं, जो समूह को वित्त पोषण करते हैं, जिससे उनकी लाइफ में प्रोग्रेस करके उनकी लाइफ की सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए देते हैं, ओके, इनकम जनरेट कराने के लिए। वो तो भारत सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, एनआरएलएम डी एनआरएलएम। आपके बैंक का कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट है? टू के लिए यस सर। बंका सर, सुन पा रहे हैं आप हमें? जी सुन पा रहा हूँ, थोड़ा नेटवर्क स्विच हो गया था, यहाँ पर लाइट चली जी गई जी, थी। कंटिन्यू और करिए सर। और यहाँ पर बारिश हो रही ना, तो अभी नेटवर्क स्विच हो गया, चला गया था, तो कनेक्ट होने में समय लग गया। अभी नेटवर्क सही आ गया होगा। हाँ, तो दीप्ति जी मैं आपसे पूछना चाह रहा था, नाबार्ड के बारे में कुछ बता पाएंगे? नाबार्ड क्या है और उसके फंक्शनलिटी क्या है, उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? सर नाबार्ड
नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर है। ये ग्रामीण क्षेत्र में प्रोग्रेस करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए स्कीम्स का ऑर्गेनाइज करता है। इसका मेन एम है जो ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं, मोस्टली सब फोकस उन्हीं पे है। जैसे कि बहुत सारी स्कीम्स लाते हैं, एसएचजी, जेएलजी, एआईएफ, जो भी सारी स्कीम्स है वो नाबार्ड द्वारा लाई गई है, जिससे ये जो छोटे तबके के लोग हैं, जो किसान हैं, जो अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एनहेंस करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत सारी स्कीम्स ये लेकर आता है। ओके। तो नाबार्ड की 2-3 योजनाओं के बारे में बताइए जिसका इम्प्लीमेंटेशन ग्रामीण बैंक में ज़्यादातर किया जाता है। सर एक तो एसएचजी है, जेएलजी है। ओके। एक बात बताइए कि जब कोई फ्रॉड होता है आपके यहाँ, तो फ्रॉड रिपोर्टिंग किसको की जाती है, उसकी लिमिट क्या है, और कौन से पोर्टल में फ्रॉड रिपोर्टिंग की जाती है? सर फ्रॉड रिपोर्टिंग अगर छोटे लेवल पे है तो आरएम को ही सबसे पहले, ब्रांच जो रिपोर्ट करती है वो आरएम को करती है, रीजनल मैनेजर को। उसके बाद एक करोड़ से ऊपर का होता है तब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाता है। फिर उसको वो नाबार्ड में रिपोर्ट करते हैं, थ्रू इंश्योर पोर्टल के थ्रू करते हैं। इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा, है ना। एक महिला ब्रांच मैनेजर होने के नाते आप क्या क्या समस्याएं देख पाती हैं एक कुशल प्रबंधन में? आप किन किन समस्याओं का सामना आप देखती हैं कि ये कठिनाई है? सर ऐसे फीमेल प्रॉब्लम थोड़ा सा फील पर आता है, पर उसको हम ऐसे प्रॉब्लम नहीं ट्रेक करते हैं, क्योंकि जो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है उसको हमें निर्वहन करना है। तो हम उसको ऐसे प्रॉब्लम नहीं देखते, पर थोड़ी बहुत समस्या आती है जब हम फील्ड पर जाते हैं। ओके। बल्क डिपॉजिट क्या है? बल्क डिपॉजिट? सर बल्क डिपॉजिट वह अमाउंट है जो इकट्ठा आता है आरआरबी के लिए। 1 करोड़ उसको बल्क डिपॉजिट में दिया गया है। एक सॉरी 2 करोड़ का डिपॉजिट इकट्ठा हम लेते हैं, उसको बल्क डिपॉजिट की श्रेणी में रखा गया है। 2 करोड़? अच्छा, थोड़ा इसको भी रीड कर लीजिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है दीप्ति जी। तो इसी के साथ हम आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त करेंगे। समय थोड़ा कम है, तो आप ऑडियो वीडियो बंद करके हमारे साथ बने रहिए। हम अगले साथी को यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे। अगले साथी देवकन्या जी, आपकी कनेक्टिविटी सही है तो स्क्रीन पर आ सकते हैं। देवकन्या गुर्जर जी। हाँ, जी आप सर, अभी जी सर, तैयारी कर नमस्ते। सकते हैं। नमस्ते जी। हाँ, परिचय दीजिए हमारे पैनल को, अपना परिचय। जी सर, मैं मध्य प्रदेश राज्य के नीमच जिले के गांव मात्याखेड़ी की निवासी हूँ। मैं एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत हूँ। अतुल सर। हाँ हाँ जी। नीमच, नीमच मैडम में। आप किस नीमच में रीजनल ऑफिस में है कि नी ब्रांच में? ब्रांच में सर, ब्रांच। ब्रांच में क्या सीट देख रही हैं आप, क्या कार्य देखते हैं? ये कैश के साथ साथ अन्य कार्य, अकाउंट ओपनिंग, नेफ्ट, आरटीजीएस, साथ ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, एपीवाई, जेबीवाई, एसबीवाई, और जो भी घरों से निर्देश दिए जाते हैं, जो भी कार्य आते हैं उन्हें करते हैं सर। अच्छा, जो कैश में देखते हैं तो क्लीन नोट पॉलिसी मालूम है आपको क्या, आरबीआई की? जी सर। बताइए। क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत हम नोट पर कोई मार्क नहीं कर सकते पेन और पेंसिल से, हम नोट को स्टेपल भी नहीं कर सकते। अगर कस्टमर जो है स्टेपल करके ले आया या मार्क करा हुआ नोट है तो क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे कि उसको नहीं सर करेंगे? एक्सेप्ट करना होता है। जी सर, उसके एक्सेप्ट बाद करना। इशू करेंगे उसको? नहीं सर, उसको इशू नहीं कर सकते। इशू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर? इसको देख लीजिए। सॉरी सर। जी जी सर। फेक नोट अगर आपको पकड़ा, फेक नोट आया कभी आपके यहाँ, फर्जी नोट? नहीं सर, अभी तक नहीं सर, अभी तक नहीं। मान लीजिए आ जाए तो क्या किया जाता है उसको? सर उसको इम्पाउंड कर लिया जाता है, इम्पाउंड की सील लगा के, और कस्टमर को रिसिप्ट दे दी जाती है। कितने कितने नोट तक, कितने अमाउंट तक पॉलिसी है? मान लीजिए वो 1 लाख रुपए ले आया और 1 लाख रुपए के सारे नोट फर्जी है, जी सर।
फिर क्या इम्पाउंड करके सर सिर्फ रिसीट दे देंगे उसको? नहीं सर, 4 नोट तक उसको इम्पाउंड कर लेते हैं, और 5 या 5 से अगर अबाउ होते हैं तो उसकी FIR दर्ज की जाती है। जी। आपने बताया इंश्योरेंस भी देखते हैं आप, गवर्नमेंट स्कीम्स देख रहे हैं। जी सर। PMJJY जीवन ज्योति योजना और जी सर। PMBJY बीमा सुरक्षा योजना, दोनों में क्या अंतर है? सर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है, और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में नॉर्मल अगर डेथ हो जाती है तो उस पर भी कस्टमर को मिलता है, बीमा मिलता है। अमाउंट और इसमें बताइए दोनों में एज। कितना कितना कवर है और कितना प्रीमियम पर साल पर ईयर जाता है? जी सर, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रीमियम 20 रुपए पर ईयर है, और इसमें बीमा 2 लाख रुपए है एक्सटर्नल। अगर एक्सीडेंट में अगर उसके फ्रैक्चर वगैरह हो जाते हैं, मतलब हाफ पार्ट अगर वो हो जाता है, उसमें 1 लाख का बीमा है। और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 436 रुपए पर ईयर प्रीमियम है, और इसमें 2 लाख बीमा है। 2 लाख का बीमा है और केवल इन जी केस सर। ऑफ डेथ है ना? जी सर, इन केस ऑफ डेथ। जी। अब आपने अपने ब्रांच की बैलेंस शीट देखी है, मतलब व्यवसाय मालूम है आपको? जी सर। कितना है बताइए? 61 करोड़ सर। उसमें डिपॉजिट कितना है और एडवांस कितना है? 40 करोड़ डिपॉजिट है, 21 करोड़ एडवांस है। 29 करोड़? 21 सर, 21। 21 करोड़ है। NPA कितना है? 14 लाख सर। केवल 14 लाख है, तो प्रॉफिट बहुत अच्छा आता होगा। जी सर। लोन आपके यहाँ ज्यादातर किस कैटेगरी के हैं 21 करोड़ के अंदर? KCC लोन है। KCC लोन सर, व्हीकल लोन। KCC लोन क्या होता है, इसको थोड़ा सा बताएंगे? KCC से क्या जी मतलब है सर। और ये क्यों दिया जाता किसान। है? जी सर। KCC किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ये किसानों के लिए होता है। इसमें फसल उत्पादन के लिए लोन दिया जाता है सर उनको, फसल उत्पादन के लिए। फसल उत्पादन उसको बेचने के लिए। अब कुछ एक्सपेंसेस हो सर। तो वो लोन में आते हैं कि नहीं? जी सर, आते हैं ना। पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद भी उसके रख रखाव के लिए भी इसमें अलग से दिया जाता है 30%। कभी आपने इसका असेसमेंट करने का देखा प्रोसेस, कैसे असेस किया जाता है? KCC अगर किसी किसान को देना है तो उस जी सर। किसान को कितना लोन दिया जाएगा, उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है? कोई किसान आया आपके पास, सर। उसने कहा मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का, जी। तो अब क्या क्या चीज जी उसको देखेंगे उसमें? सर, उसकी जमीन देखेंगे, जमीन के हिसाब से फिर उसका स्केल ऑफ फाइनेंस निकाल के जितनी उसकी लिमिट बनेगी उस हिसाब से उसको दे सकते हैं। स्केल ऑफ फाइनेंस में क्या होता है? इसमें सर DLTC के द्वारा जिले वाइज हर फसल के लिए अलग स्केल ऑफ फाइनेंस निर्धारित की गई है। उसके हम्म, अनुमान से देखेंगे कि कितनी किस फसल का कितना स्केल ऑफ फाइनेंस है, और बहुत अच्छा उसको आप एक। बता रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है। जी अब ये बताइए वो कौन सी फसल बोएगा, ये कैसे पता चलेगा? स्केल सर, ऑफ फाइनेंस उसके जो में तो खसरा बहुत सारी खतौनी। हाँ, सारी फसलों का रहता है ना उसमें तो। जी सर, उसकी खसरा खतौनी में सर लिखा रहता है कि वो कौन सी फसल उगाता है, उसकी फसल की डिटेल रहती है उसमें। पिछला पिछला उगाता है ना, आगे वाली फसल का तो नहीं दिया होगा। जी सर। और इरिगेटेड जी नॉन सर। इरिगेटेड लैंड का कुछ देखते हैं कि नहीं देखते हैं कि स्केल ऑफ फाइनेंस दोनों का बराबर ही होता जी, है? नहीं सर, इरिगेटेड पर ही देते हैं सर, नॉन इरिगेटेड पे नहीं देते हैं। केवल इरिगेटेड पे देते हैं? जी सर। हेलो। हाँ, केवल इरिगेटेड पे हेलो। देते हैं, जी नॉन सर, इरिगेटेड पे नहीं देते हैं? नॉन इरिगेटेड पे नहीं देते हैं। थोड़ा सा इसको देख लीजिए जा करके, है ना? जी जी। और जी सर। आप अच्छा, आप तो क्लर्कल में है ना अभी? जी जी सर। जी जी।
ये बताइए केवाईसी क्या होता है? केवाईसी सर, कस्टमर का अकाउंट ओपन करते हैं उस टाइम लेते हैं, उसमें उसका आइडेंटिफिकेशन और जो एड्रेस प्रूफ देखा जाता है केवाईसी के अंतर्गत। ओडीआई मालूम, ऑफिशियल अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट जो होते हैं ना, जी सर, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट होंगे। वैलिड डॉक्यूमेंट। इसमें छः बताइए जी कौन सर, कौन इसमें से 6 हैं? डॉक्यूमेंट आते हैं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा कार्ड, और पॉपुलेशन रजिस्टर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। और एक रह गया, में और वोटर एड्रेस कार्ड, प्रूफ के लिए ड्राइविंग और लाइसेंस। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दो अलग अलग चाहिए होते कि एक से ही काम चल जाएगा? पासपोर्ट नहीं बताया आपने। हाँ सॉरी सर, पासपोर्ट भी होता है। हाँ, मेरा सवाल ये है कि आइडेंटिटी और जी एड्रेस सर। प्रूफ के लिए दो डॉक्यूमेंट अलग अलग चाहिए कि एक ही डॉक्यूमेंट से कार्य चल सकता है? सर आधार कार्ड लेंगे तो आधार कार्ड में उसकी आइडेंटिटी भी रहती है और एड्रेस भी रहता है। और कौन से डॉक्यूमेंट में रहती है दोनों चीज? और चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। सॉरी सर, मैं हाँ रिकॉल नहीं कर पा हाँ, रही। कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। रंजीत जी। हाँ जी सर। देवकन्या जी। जी सर, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, आप स्केल 1 के लिए अभी अपियर हो रही हैं? जी सर। ओके। अच्छा, ये बताइए आपकी कुछ क्वालिटीज बताइए जो कि जिसके चलते बैंक आपको प्रमोशन दे। जी सर, मुझे 6 सालों का बैंकिंग का अनुभव है। मैं कस्टमर से अच्छे से कनेक्ट कर पाती हूँ, मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर है। वेरी टाइम को लेकर पंक्चुअल हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ। जो भी मुझे टारगेट दिए जाते हैं सर, उन्हें 100% तो पूरा करती हूँ। जो 2 इयर्स ब्रांच को में कोई टारगेट बड़ा दिया जाता है उसको। अचीवमेंट? जी सर, मैंने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में बहुत ही अच्छा कार्य किया है। उसके लिए मेरी ब्रांच को, मतलब पूरे रीजनल में फर्स्ट आई है मेरी ब्रांच। उसके लिए एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। और मुझे इंडिविजुअली भी चेयरमैन सर के हाथों से मार्केटिंग एक्सीलेंस अवार्ड मिला है 2023-24 के लिए। वेरी गुड। अच्छा, आपने जी सर। आरटीजीएस ये सब वर्क करती हैं। नेफ्ट और आरटीजीएस में मेन डिफरेंस क्या है? सर आरटीजीएस में रियल टाइम सेटलमेंट हो जाता है और नेफ्ट में बेचेस में सेटलमेंट होता है सर। आधे आधे घंटे की बेचेस चलती है नेफ्ट में। और नेफ्ट में मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। और आरटीजीएस में सर मिनिमम 2 लाख लिमिट है। ओके। यूटीआर जो जनरेट होता है नेफ्ट और आरटीजीएस में, वो दोनों जी सर। नेफ्ट का यूटीआर और आरटीजीएस के यूटीआर में कुछ डिफरेंस होता है क्या? सॉरी सर, नो आइडिया। नो आइडिया। ओके। अच्छा, आरटीजीएस अगर हम करते हैं तो उसका मिनिमम लिमिट एंड मैक्सिमम लिमिट क्या है? आरटीजीएस के लिए मिनिमम 2 लाख है, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ओके। अच्छा, आजकल डिजिटल बैंकिंग का एरा है। पूरा सभी जगह डिजिटल जी बैंकिंग सर। ही हो रहे हैं। यहाँ तक कि अगर हम ओवरऑल बैंकिंग इंडस्ट्री की बात करें तो टोटल ट्रांजैक्शंस के मैक्सिमम परसेंटेज हमारे डिजिटल वे में ही हो रहे हैं। तो डिजिटल बैंकिंग में जो इंडिया में सबसे फेमस है वो है हमारा यूपीआई। यूपीआई और जी भीम सर। में क्या डिफरेंस है, कुछ मालूम है आपको? ये दोनों सेम है, सेम टर्म है? जी सर। यूपीआई सर ये फोन पे गूगल पे के लिए यूज करते हो, भीम में शायद बिना इंटरनेट के भी हो जाता है और नहीं, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। थोड़ा पढ़ना आप, डिजिटल बैंकिंग को पढ़ना अच्छे से। जी जी। ओके। जी सर। नेक्स्ट आप बताइए, आरबीआई ने अभी कुछ नए डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए कुछ नए लॉन्च किए हैं स्कीम्स वगैरह, जिसमें एक आता है आरबीआई 1 2 3 पे। सुना है आपने क्या होता है? सॉरी सर, मैंने नहीं सुना। ओके। चलिए, अभी 2 साल पहले आरबीआई ने डिजिटल करेंसी लॉन्च किया था। जी
हाँ, उसका क्या नाम दिया गया है? डिजिटल करेंसी जो लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या दिया है आरबीआई ने? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। नहीं मालूम है। थोड़ा क्या है, ये सब हमें अपडेट होना है। ई रूपी का नाम जी सुना जी है सर। आपने? जी सर, ये रुपी पर सुना है मैंने। हाँ, वही है डिजिटल करेंसी अपने कंट्री का। सर, चलिए, फिजिकल ओके। फॉर्म में नहीं होती है। ओके, जी सर। क्रेडिट में काम किया है आपने कभी? क्रेडिट का सर थोड़ा बहुत आइडिया है, काम नहीं किया थोड़ा है, थोड़ा बहुत बहुत आइडिया नॉलेज है। है क्रेडिट। बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स के बारे में मालूम है आपको? जी सर। लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होता है, जरा बताएंगे? बैंक का सर जो डिपॉजिट होता है वो लायबिलिटी साइड आता है। नहीं, एक कंपनी है, जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। उसका बैलेंस शीट आपके जी पास आया, तो उसके लाइबिलिटी साइड में अगर आप देखेंगे तो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या होना चाहिए, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। मीन्स अगर हम अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ते हैं तो लाइबिलिटी और असेट साइड होता है हमारे बैलेंस शीट में, तो लाइबिलिटी साइड में क्या क्या आता है? सर, लायबिलिटी साइड में कैपिटल चलिए, आता बैंक है, के बैलेंस शीट पर ही रिजर्व एंड बताइए। सरप्लस। क्या क्या आता है? कैपिटल, गुड। रिजर्व एंड सरप्लस, गुड। डिपॉजिट्स एंड चलो, नहीं, अच्छा बताया आपने। हाँ, रिजर्व एंड जी। सरप्लस क्या होते हैं? बैंक को सर जो भी लोन देती है उसके लिए प्रोविजन करके रखती है सर अलग से, तो वो उस रिजर्व में आता है, रिजर्व एंड नहीं नहीं सरप्लस नहीं, में। थोड़ा हमें ये सब पढ़ना है। क्योंकि अभी क्या है, आप ऑफिसर बनने जा जी रही हो, तो इमीडिएट ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर आएगी, तो पढ़ना समझना पड़ेगा कि रिजर्व सरप्लस क्या होता है। प्रोविजन जो आप बता रही हो, प्रोविजन के लिए एक अलग हमारे पास सिस्टम रहता है। प्रोविजन हमारा क्या है, वो लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो वो हमें देखना होगा कि जी प्रोविजन में लाइबिलिटी कौन सा है, एसेट्स कौन सा है। प्रोविजन हमारे दोनों टाइप के होते हैं, एसेट साइड में भी होते हैं, लाइबिलिटी साइड में भी होते हैं। तो ये हमें देखना होता है, उसके लिए अलग टर्म होता है ना। रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, जो जी भी हमारे प्रॉफिट होते हैं ना, जो प्रॉफिट हम रिटेन कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। डिविडेंड में जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, प्रोमोटर्स हैं, उनको हम पे नहीं करके अपने पास रख, मीन्स कंपनी अपने पास ही रख लेती है। तो कहीं ना कहीं रखेगी तो अपने रिजर्व में रख लेती है। तो जो रिटेन्ड प्रॉफिट हम जी अपने पास रखते हैं वही हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में जाता है। उसमें भी बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जो कि एडवांस लेवल पर हम जाते हैं बैलेंस शीट वगैरह देखने, तो आता है फिर रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व कौन है, प्रीमियम रिजर्व प्रीमियम कौन है, इस तरह की चीजें आती हैं जो आगे हम एडवांस लेवल पे देखते हैं। तो बेसिक टर्म में हम ये सब चीजें समझनी होती हैं। ओके। क्रेडिट में जी आपने काम थोड़ा ही किया है, मीन्स थोड़ा नॉलेज है आपको। ठीक है। जी। प्री इंस्पेक्शन पोस्ट इंस्पेक्शन में क्या डिफरेंस है, ये तो बेसिक प्रिंस आइडिया होगा। इंस्पेक्शन सर, जी सर ये आइडिया है ना। अगर किसी कस्टमर को अपन लोन देते हैं तो उसको पहले प्री इंस्पेक्शन करने जाते हैं कि वो जिस काम के लिए लोन ले रहा है वही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और पोस्ट इंस्पेक्शन सर उसको लोन देने के बाद पोस्ट इंस्पेक्शन करने जाते क्यों हैं। किया जाता है पोस्ट इंस्पेक्शन? उसको जिस काम के लिए लोन दिया गया है वो उस पैसे को उसी में यूटिलाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके। और प्री इंस्पेक्शन में हम क्या क्या देखते हैं? उसका एरिया देखते हैं कि सॉरी सर ज्यादा आइडिया नहीं है। ओके, नो इस कोई बात नहीं है। चलिए देव कुमारी जी, अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट होकर। और नेक्स्ट अब थैंक यू सर। पंकज सर की बारी है, वो आपसे इंटरेक्ट जी, करेंगे। पंकज धन्यवाद सर। विनीत सर। देवकन्या जी, आप बताइए, भारत सरकार की ऐसी कौन सी ऋण योजना है जिसमें बैंक जो है अपने प्राइम जो बेंचमार्क लेंडिंग रेट है उससे कम ब्याज दर पर आम जनता को लोन प्रोवाइड करती है? ऐसी योजना का नाम बताना है जिसमें से जो बैंक बैंक क्या होता है, बैंक के पास एक बेस रेट होता है जिसमें बेंचमार्क रेट होता है, लेंडिंग रेट। उस रेट से नीचे लोन नहीं करती बैंक, लेकिन भारत यस सरकार की कुछ योजनाएं हैं जिनमें यस। वो नीचे भी करती हैं। बताइए कौन कौन सी योजनाएं? प्रधानमंत्री जनधन योजना, जनधन वो योजना तो प्रधानमंत्री हाँ है। मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में कहाँ नीचे करते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट में?
वो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका आपके बेस रेट से ऊपर ही रहता है। इसको रीड कर लीजिएगा। आपने नाम सुना है डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन, DRI? DRI, जी सर, नाम सुना। सुना है ना? और आपने सुना है PM विश्वकर्मा जी योजना? PM विश्वकर्मा योजना, जी जी सर, PM विश्वकर्मा योजना। हाँ, तो ये दोनों योजनाएं हैं, इनको थोड़ा रीड कर लीजिएगा। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ, जी सर। कस्टमर सर्विस कमेटी का जो ब्रांच में स्ट्रक्चर होता है, उसका उसकी बैठक की फ्रीक्वेंसी क्या जी होती है? सर। ग्राहक सेवा समिति की मंथ मंथली बैठक होती है सर, कस्टमर सर्विस। मंथली होती है। उसमें कोई जी कितने ग्राहक, मतलब ग्राहकों को शामिल किया जाता है उस कमेटी में? कितने कम से कम होने चाहिए ग्राहक उस कमेटी में? उसके चेयरमैन ग्राहक शाखा प्रबंधक होंगे, लेकिन कितने ग्राहक को कम से कम होना चाहिए आपकी शाखा में? कभी आपने इस कमेटी में शामिल किया 10 से ग्राहक को? 10 से 15? एटलीस्ट 2 कस्टमर होने चाहिए, एटलीस्ट 2, जिसमें से एक मैंडेटरी जी, है। क्या मैंडेटरी है? सीनियर सिटीजन सीनियर सिटीजन होना मैंडेटरी, चाहिए कस्टमर। है ना? अच्छा, अगर कोई ग्राहक का चेक है वो डिसऑनर हो जाता है, रिटर्न हो के आ जाता है, तो कितने समय के अंदर उसको ग्राहक को लौटा देना चाहिए, इंटीमेट हो जाना चाहिए? 24 आवर्स के अंदर। ये किसकी सिफारिश है? किसकी सिफारिश है? कौन सी कमेटी की सिफारिश है? किसके सिफारिश को लागू किया गया? ये भी एक सॉरी सर, ग्राहक सेवा के अंदर आता है। गोईपुरिया जी कमेटी सर। नाम सुना है? गोईपुरिया कमेटी। जी सर, नाम सुना है, कोई। ओके। ग्राहक शिकायत करने आते हैं? नहीं सर, अभी तक कोई शिकायत नहीं आई। सर्विस इतनी अच्छी देते हैं कि शिकायत की जरूरत ही नहीं है। चलिए ठीक है, मान लीजिए समझते हैं ग्राहक का शिकायत करना चाहता है, तो उसके 2 मोड हैं, या तो शाखा में आएगा या आपके हेड ऑफिस जाएगा। ठीक। बैंक के जी, अलावा उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, कहाँ कहाँ शिकायत कर सकता है बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डेफिशिएंसी की, या उसका इशू कहाँ कहाँ रेज कर सकता है, बैंक शाखा, RO और HO को छोड़ के? बताइए। बैंकिंग लोकपाल में शिकायत कर सकता है सर, बैंक को छोड़ के। क्या मुख्य शर्त है बैंकिंग लोकपाल में जाने के लिए? उसकी कंडीशन क्या है, कब जा सकता है वो? पहले सर वो बैंक में शिकायत करेगा, और 30 डे के अंदर अगर उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता है, फिर वो बैंकिंग लोकपाल में जा सकता है। और 30 डे के अंदर रिप्लाई मिल गया तो? चलिए 15 दिन के अंदर रिप्लाई मिल गया तो? अगर वो संतुष्ट नहीं है सर बैंक के रिप्लाई से, तो फिर भी अगर वो चाहे तो लोकपाल में शिकायत कर सकता है। कितने समय तक? कोई पीरियड है तो उसका? 1 साल के टर्म अंदर। टाइम 1 साल जी का? सर, वो 1 साल चलिए, के। आप बताइए कि जी एक जो प्रियोरिटी सेक्टर होता है, प्रियोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर पार्ट जो है मुख्यतः उसका टारगेट जो है, बड़ा टारगेट होता है प्रियोरिटी सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर के 3 भाग होते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से होते हैं जिनमें आप ज़्यादातर फाइनेंस हमारे RRB में करते हैं, जिसको नाबार्ड अप्रिशिएट भी करता है? कौन से 3 मुख्य भाग हैं जिनमें आप फाइनेंस करते हैं और प्रियोरिटी सेक्टर के अंदर वो क्लासिफाइड है? बता पाएंगे? जी सर, एक तो फार्म क्रेडिट। जी सर, फार्म क्रेडिट एंड एंसिलरी सर्विसेज एंड एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत बढ़िया। देवकन्या जी, आप बताइए ऐसी कौन सी खूबी है या क्या वजह है कि आप आपका सिलेक्शन जो है वो होगा, और ऐसा कौन सा कारण आप मानती हैं जिसकी वजह से आप रिजेक्ट हो सकते हैं? चलिए अंतिम सवाल जी कर दे सर, दीजिए कि खूबी आप तो ऐसा ये कौन कि सा कारण है कि आपका सिलेक्शन नहीं मैं होगा? सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई कारण होगा। अच्छा, मतलब आप ही का होगा, है ना? ओके, चलिए हम आपके आत्मविश्वास की प्रशंसा करते हैं। आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। आप बने रहिए हमारे साथ, ऑडियो वीडियो बंद करके। एक और साथी का ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक सेशन और रखूंगा आप लोग के लिए। नेहा जी हैं क्या? नेहा जी, आप हमारे साथ जी सर, रहिए थोड़ी थैंक देर। यू। देवकन्या जी हैं, ऑडियो वीडियो बंद करके रहिए। नेहा जी हैं, जी तो एक जी सर। फटाफट हम हाँ 5 मिनट 5 मिनट के अंदर आपका इंटरव्यू लेते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्ते सर। हाँ, तो अतुल सर हैं, जुड़े हुए हैं? हाँ,
आपका परिचय जी। दीजिए। नेहा जी, आपका परिचय दीजिए। सर, मैं नेहा सरोटिया हूँ, स्केल 2 मैनेजर हूँ, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक इंदौर शाखा में पदस्थ हूँ। इंदौर शहर के अंदर? हाँ, इंदौर शहर में जवाहर मार्ग ब्रांच पे। वेरी गुड। ब्रांच मैनेजर है वहां पर आप? नहीं, मैं सेकंड ऑफिसर हूँ सर। सेकंड ऑफिसर का क्या महत्वपूर्ण रोल होता है ब्रांच के अंदर, उस पर प्रकाश डालिए। सर, सेकंड ऑफिसर के तौर पे जैसे एडवांसेस की फाइल भरना, रिकवरी देखना, और भी जो भी ऑडिट कंप्लायंसेस और भी अदर जो भी काम रहते हैं वो सब सेकंड ऑफिसर के दायित्व में है। जो कैश का वॉल्ट होता है उसकी की किसके पास होती है और ब्रांच की कीज किसके पास होती है? सर, कैश के वॉल्ट की कीज एक कैशियर के पास, एक ऑफिसर के पास, और ब्रांच की कीज ब्रांच मैनेजर के पास। तो सेकंड मैन के पास नहीं होती है उसकी की, ब्रांच की और कैश वॉल्ट की? सर, हमारे यहाँ 2-3 ऑफिसर्स हैं, तो जो कैश का ऑफिसर अलग है उसके पास है एक की, और एक कैश की कैशियर के पास। अच्छा, नॉर्मली तो सेकंड मैन के पास ही रहती है। अगर आपके यहाँ ये सुविधा है उपलब्ध तो ठीक है। अब ये बताइए कि जो सेकंड मैन होता है वो व्यवसाय को वृद्धि करने के लिए किस तरह सहयोग कर सकता है, क्या करना चाहिए कि ब्रांच की शाखा की व्यवसाय में वृद्धि हो? सर, जैसे कस्टमर्स आते हैं ब्रांच में तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा जैसे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को हमारी बैंक से लोन लेने के लिए, और उन्हें थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जैसे इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के लिए इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, और डिपॉजिट लाने के लिए, या उनके और भी जो है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, उनके थ्रू भी हम मोटिवेट करते हैं कि उनके भी खाते नए से ज्यादा यहाँ खुलवाए जाएं। इस तरह से शाखा के व्यवसाय में हम वृद्धि कर सकते हैं। जी। तो आपने बेसल का नाम सुना है? बेसल? हाँ, बेसल 3 नॉर्म्स बैंकिंग में सुना तो है। क्यों है ये बेसल की आवश्यकता क्यों है, क्या होता है ये? अच्छा, आपने सीआरआर सुना है, कैश रिजर्व रेशियो? हाँ, ये रेशियो रहता है जो आरबीआई के पास बैंक को डिपॉजिट करना रहता है। क्या फॉर्मूला है, कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा? ये सर डिपॉजिट का तो याद नहीं आ रहा तो कोई फॉर्मूला। बात नहीं। नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का नाम सुना है? हाँ सर, सुना है। क्या है? एसएलआर सुना है आपने? जैसे सीआरआर होता स्टैट्यूटरी। है ऐसे एसएलआर भी होता हाँ, है। क्या है? स्टैट्यूटरी रेशियो होता है सर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी लिक्विड। रेशियो? हाँ क्या मतलब होता है, पर्पस क्या होता है इसका? सर, जैसे डिपॉजिट रहता है तो उसकी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, ताकि किसी कस्टमर्स को जो पैसा वापस करना रहे तो वो उस रेशियो को मेंटेन करना पड़ता है। ये ब्रांच लेवल पे मेंटेन किया जाता है या रीजनल लेवल पे या हेड ऑफिस लेवल? हेड ऑफिस लेवल पे मेंटेन किया जाता है। और ब्रांच 1 करोड़ है और किसी कस्टमर ने कहा मुझे 2 करोड़ चाहिए, तो आप कैसे मैनेज करेंगे? सर, फिर वो तो मतलब ब्रांच का सर 1 करोड़ कैश। सर, 1 करोड़ क्या है, कैश है क्या? कैश क्या डिमांड आ गई आप कस्टमर से? आपकी ब्रांच में 1 करोड़ से कम कैश है, हम्म 80 लाख है, हम्म सर, फिर तो हम उसको हेड कैसे ऑफिस मैनेज से। करेंगे? सेकंड मैन की है ना, ब्रांच मैनेजर तो बाहर गया हुआ है, वो तो बिजनेस सर, डेवलपमेंट के लिए गया हुआ है। सर, हमारे दूसरे बैंक में करंट अकाउंट से वहां पे रीजनल ऑफिस की मदद से उस अकाउंट में फंड बुलवा के फिर वहां से कैश लेके आते हैं हम। तो उस कैश की अकाउंटिंग कैसे करते हैं? वो तो आपकी सर, ब्रांच में कैसे आ जाएगा? अकाउंटिंग क्या होगी उसकी? एक मिरर अकाउंट है, जैसे बैंक ऑफ इंडिया में एक खाता है, तो बैंक ऑफ इंडिया का एक मिरर अकाउंट है, करंट अकाउंट विद बैंक ऑफ इंडिया हमारी बैंक में। उस अकाउंट को कैश से
कैश से डेबिट करेंगे और वहां से फिर जो कैश लेके आएंगे नहीं, वहां से कैश लेके आएंगे तो वो अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा सर। तो मतलब आपका एक अकाउंट वहां पे बैंक ऑफ इंडिया में खुला हुआ है, वहां से आप कैश ले आएंगे और उसको कस्टमर को दे देंगे, हाँ यही है ना? हाँ। आपकी कैश रिटेंशन लिमिट कितनी है? 40 लाख कैसे निकाला गया ये 40 लाख? डिपॉजिट सर। कितना? डिपॉजिट 83 करोड़। ये 40 लाख कैसे निकाला? सर उसका 50%। इसको क्यों नहीं 50 रखा गया, क्यों नहीं इसको 25 रखा गया? हाँ जी, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा इसका। सर आरबीआई के एक हिसाब से सर्टेन ये कहता है, परसेंट आरबीआई के हिसाब से ये कहता है कि 0.25 आप एग्रीगेट डिपॉजिट होनी चाहिए, जिसमें कासा डिपॉजिट जो रहता है उसमें 0.20 और टर्म डिपॉजिट जो रहता है उसका 0.05। तो टोटल ओवरऑल जो डिपॉजिट है उसका 0.25 रखना चाहिए। लेकिन ग्रामीण बैंक को एक उन्होंने एक डिस्क्रिशनरी दिया है उनके मैनेजमेंट को, वो 0.50 रखते हैं। तो इसीलिए इनका 0.50 जो रखा होगा और रीजनल ऑफिस पे सेट किया होगा। बाकी साथी भी हाँ, सुन तो लें। ये बैंक लेवल पे दिया जाता है, और बैंक के अंदर जो जितने रीजन्स होते हैं वो ब्रांच टू ब्रांच जैसी रिक्वायरमेंट होती है कम ज्यादा कर सकते हैं। यस सर। कहीं कैश ज्यादा आता है तो वहाँ की रिटेंशन लिमिट बढ़ा सकते हैं, कहीं कैश कम आता है तो हम घटा सकते हैं। लेकिन बैंक एज ए होल जो आपने बताया आरबीआई की डायरेक्शन है वो लिया जाता है। ठीक है। हम्म। हाँ जी मैडम, आप बताइए, आपने एडवांसेस में काम किया है कभी? हाँ किया है सर। ये बताइए, करंट रेशियो और क्विक रेशियो में क्या अंतर होता है? करंट रेशियो दो होते हैं ना। करंट रेशियो क्या होता है बताइए? सर लाइबिलिटी अपॉन एसेट। लायबिलिटी अपॉन एसेट, टोटल लायबिलिटी अपॉन टोटल एसेट। बैलेंस शीट देखते हैं ना, जब एडवांसेस में काम किया तो बैलेंस शीट देखते होंगे ना। हाँ बैलेंस शीट तो देखते हैं सर। तो करंट रेशियो कैसे निकालते हैं उसमें? एसेट सर साइड में कितने टाइप के एसेट्स होते हैं? बैलेंस शीट इतनी भी नहीं। नहीं यार। अच्छा, प्रॉफिट होता है किसी कंपनी में, हाँ या तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा। हाँ। तो प्रॉफिट उस कंपनी का एसेट है कि लायबिलिटी है? सर प्रॉफिट तो सर एसेट। शुरू में जब मैं आया था ना तो मैंने यही कहा था, अगर आपको कोई भी प्रश्न का जवाब नहीं आता तो बता दीजिए, ये मुझे याद नहीं आ रहा है या नहीं मालूम है, जाकर के स्टडी कर लें, है ना। अभी आप थोड़ा नर्वस हो गई हैं, मैं चाहता हूँ कि रंजीत जी दें। हाँ नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सभी प्रश्न का उत्तर आता है। रंजीत जी हमारे आप दीजिए। हाँ जी सर। रंजीत नेहा जी। सर, हाँ पूछिए। हाँ नेहा जी नमस्ते। कंफर्टेबल हैं आप? हाँ सर। ओके चलिए रिलैक्स हो जाइए। अभी कुछ ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा नर्वस होना है, परेशान होना है। इंटरव्यू में हमें जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना माइंड को हम पीसफुल बना कर रखेंगे, उतना ही अच्छे से हमारा इंटरव्यू होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, जो सर ने अभी एंड किया वहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा। सिंपल क्वेश्चन है। बैलेंस शीट में दो पार्ट होते हैं, एसेट और लाइबिलिटी। हाँ ठीक है। अब जो हमारे अकाउंट एनपीए अकाउंट्स होते हैं, वो हमारे एसेट साइड में आते हैं या लाइबिलिटी साइड में आते हैं? सर लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी साइड में आते हैं। ये थोड़ा पढ़िएगा आप, तब समझ में आएगा। आपने भी बताया था ना, जब आप इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसी टाइम आपने बताया था कि आप रिकवरी में काम करती हैं, इसीलिए मैंने हाँ पूछा ये क्वेश्चन। रिकवरी तो तो एनपीए अकाउंट में ही किया जाता है। वो क्या होता है, हमारा एसेट होता है, लाइबिलिटी होता है। ओके
जो अकाउंट्स हमारे एनपीए होते हैं, एनपीए के क्लासिफिकेशन के लिए आरबीआई ने आईरेक नॉर्म्स बनाया है। आईरेक नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एनपीए कितने टाइप के होते हैं? सर सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एंड लॉस। कोई अकाउंट स्टैंडर्ड कितने दिनों में होता है? सर अकाउंट तो स्टैंडर्ड रहता है, सब स्टैंडर्ड होता है जब 90 तो डेज तक देखो, उसके। आपने क्या है, मेरे क्वेश्चन को नहीं सुना। मैंने क्या बोला, एनपीए कितने टाइप के होते हैं? स्टैंडर्ड अकाउंट तो एनपीए हुआ ही नहीं। एनपीए हाँ, कहाँ से शुरू होता है? सब स्टैंडर्ड सब से। स्टैंडर्ड से, हाँ। ओके, ऐसे में क्या होते हैं? ऐसे में सर स्पेशल मेंशन अकाउंट्स होते हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं, ऐसे में 0, ऐसे में 1, ऐसे में 2। ओके, सीसी अकाउंट में ऐसे में कैसे क्लासिफाई किया जाता है? तो सीसी अकाउंट में अगर मतलब जो अगर इंटरेस्ट 3 महीने में सर्व नहीं, अगर इंटरेस्ट 0 to 30 डेज में सर्व नहीं हुआ तो ऐसे में 0 में आएगा। सीसी अकाउंट में अगर ऐसे में 0 में क्लासिफाई होना है तो कब होगा? तो सीसी अकाउंट्स में वो सर 30 डेज तक अगर इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ तो ऐसे में 0 में होगा। अगर 60 डेज तक हुआ, ये थोड़ा हमें पढ़ने की जरूरत है। सीसी अकाउंट में ना ऐसे में 0 नहीं होता। थोड़ा टर्म लोन में ही होता है, हाँ। हाँ, ओके। आप लोन करती हैं ब्रांच में? सर थोड़े बहुत करे हैं, होम लोन और व्हीकल लोन करा है। ओके, होम लोन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है या नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आता है? सब प्रायोरिटी सेक्टर में। नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते क्या? सर नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में अगर 45 लाख से ज्यादा होगा, मतलब कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट है, तो नॉन प्रायोरिटी सेक्टर में आएगा। वेरी गुड। ये आपको बताना है कि प्रायोरिटी और नॉन प्रायोरिटी दोनों में आता है। हाँ, ओके, नेहा जी, आप स्केल 3 के लिए अपीयर हो रही हैं ना? हाँ। आप अपनी 3 ऐसी क्वालिटीज बताइए जिससे कि फील हो कि आपको हम प्रमोट करें। सर मेरे पास 13 इयर्स है ऑफिसर का ही वर्क एक्सपीरियंस। और मैंने सब बड़ी बड़ी ब्रांचेस में काम कर रखा है, तो सारे डिपार्टमेंट्स में डिपॉजिट, एडवांसेस, रिकवरी और बैंक के सभी पहलुओं से मैं वाकिफ हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरा स्केल 3 में प्रमोशन किया जाए। लेकिन आप तो बता रही हैं सभी डिपार्टमेंट्स में काम कर चुकी हैं, फिर भी रिकवरी में भी आप नहीं बता पा रही हैं। अब सर वो थोड़ा सा कोई कंफ्यूजन हो बड़ा गया। अचीवमेंट आपका पिछले 1 साल में, कोई बड़ा अचीवमेंट, रिकॉग्निशन मिला है आपको? सर अवार्ड वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं मिले हैं अवार्ड। बाकी तो जो सास्कल है, जैसे हमारे यहाँ 5 करोड़ का सास्कल आता है, तो वो हर महीने हम उसे नील, मतलब कुछ एनपीए में हम कन्वर्ट होने नहीं देते हैं उसे, मतलब मेंटेन करके रखा है हमने। ओके, अच्छा, करंट अफेयर्स आप पढ़ती हैं, देखती हैं, न्यूज वगैरह से अपडेट रहती हैं? हाँ सर। ओके, अभी रिसेंटली बैंक ने एक बड़े प्राइवेट मीन्स एक प्राइवेट बैंक को, प्राइवेट प्लेयर को भी लॉन्च किया है इंडिया में। कौन सा बैंक है वो, नाम मालूम है आपको? नहीं, नहीं। कोई बात नहीं है, ठीक है। आरबीआई ने अभी एक बैंक पर 4.5 करोड़ का पेनल्टी लगाया था कुछ ही दिन पहले, मुश्किल से मुझे लगता है 1 हफ्ते हुए। वो बैंक का नाम मालूम है आपको? केवाईसी एएमएल पॉलिसी क्या होता है? तो नो योर कस्टमर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट होती है सर उसमें। ओके, जैसे ये केवाईसी एएमएल के कुछ पिलर्स बनाए गए हैं एज पर आरबीआई। पिलर्स आपको मालूम है क्या क्या है? Okay. थोड़ा हमें पढ़ने की जरूरत है ये सब चीजें, क्योंकि अब जितनी हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलेगी, हमें उतना ही रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना पड़ता है। तो नॉलेज नहीं रहेगा तो हम उतने रिस्पॉन्सिबल होकर काम भी नहीं कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं नॉलेज की कमी के चलते कुछ ना कुछ हमसे गलतियां हो सकती हैं जिसके कंसिक्वेंसेज भी हमें झेलने पड़ सकते हैं। थोड़ा पढ़िए, अपडेट करिए अपने आप को। ओके, थैंक यू। बंगा सर, बहुत बहुत कंटिन्यू करिए। धन्यवाद रंजीत सर। नेहा जी,
आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, मुझे पक्का भरोसा है। भले अभी कुछ भी हो उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अच्छा कर पाएंगे, मैं आपकी मदद करूंगा। बस बहुत सारे जो सवाल हमारे साथियों ने पूछा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैश विड्रॉल पे कोई टैक्स लगता है क्या? कैश विड्रॉल पर कोई लिमिट है? 20 से ज्यादा निकालने पे 2% का 194A के तहत टैक्स लगता है सर। ओके, 2%। 2% लगता है। और कुछ पैन का आधार से लिंक होना जरूरी है क्या, कि बिना लिंक होने से भी चलेगा? नहीं सर, पैन का आधार से लिंक मैंडेटरी हो गया, अदरवाइज पैन इनइफेक्टिव माना जाएगा। अच्छा, कौन सा तारीख दिया था लास्ट इनकम टैक्स ने? सर 30 जून 2024। एक बार देख लीजिएगा इसको, है ना? ठीक है, 31 मई 2024 हाँ। तक था। अगर 31 मई 2024 तक अगर वो लिंक करता है, तब पिछला अगर कोई टीडीएस डिफॉल्ट है तो उसको रिफंड ले सकता है। अच्छा, दूसरा मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो कंज्यूमर कोर्ट है, कंज्यूमर कोर्ट के जो लेबल होते हैं, कौन कौन से लेबल होते हैं वो कंज्यूमर कोर्ट के? कंज्यूमर। जब बैंक में किसी ग्राहक की समस्या का निराकरण नहीं होता है तो बैंकिंग ओम्बुड्समैन जाता है या कंज्यूमर कोर्ट जा सकता है। कंज्यूमर कोर्ट के लेयर होते हैं ना, थ्रेशोल्ड, मतलब उनके पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन होते हैं, उसको कुछ आइडिया है? अभी बजट में इनकम टैक्स से रिलेटेड स्टैंडर्ड डिडक्शन में कोई अनाउंसमेंट हुआ है जिसमें राहत दी गई स्टैंडर्ड डिडक्शन में? सर अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 से 75,000 हो गया है 75,000। सैलरी। चलिए, तो इसी के साथ आपका इंटरव्यू यहीं समाप्त होता है। समय काफ़ी हो चुका है, एक सेशन भी आप आ गया इंतजार कर रहा है। आप हम हमारे साथ बने रहिए, ऑडियो वीडियो बंद करके। थोड़ा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव हमारे पैनल के द्वारा आपको दी जाएगी, फिर उसके बाद ये सेशन समाप्त करेंगे, क्योंकि हमारे दूसरे सेशन पे स्टार्ट होगा। मैं सबसे पहले जो है हमारे रंजीत भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि please, रंजीत भाई शॉर्ट एंड स्वीट्स में थोड़ा सा सभी साथियों का ओवरऑल जो है क्या क्या करेक्शन कर सकते हैं, जिससे प्रॉम्प्ट, अभी तो इनके पास ज़्यादा समय नहीं है क्योंकि इनका 20 तारीख से इंटरव्यू शुरू हो गया है, होने वाला है। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या क्या प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लेंगे अपने इंटरव्यू की तैयारी के लिए। जी, थैंक यू। साथियों, आप लोगों को मैं टू द पॉइंट चीजें बता देता हूँ शॉर्ट में, थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आप लोग उसमें इम्प्रूवमेंट कर पाए। जैसे सुधीर राजपूत जी से बात हो रही थी, तो उसमें जहाँ मुझे फील हुआ वो था उनका आंसर ज्यादा लंबा लंबा किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। तो आंसर को ना हमें शॉर्ट करना है, टू द पॉइंट जवाब देना है, जिससे कि टाइम कम से कम कंज्यूम हो। तो यह आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज, फेस एक्सप्रेशन भी बहुत अच्छे थे आपके। नॉलेज को थोड़ा सा आपको अपडेट करना है, और फेस एक्सप्रेशन में जो थोड़ा स्माइल वगैरह हमें रखना है फेस पर, जिससे कि इंटरव्यूअर को पॉजिटिव वाइब वहां से क्रिएट हो। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं दीप्ति अग्रवाल मैडम। आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा था, बॉडी लैंग्वेज आपका बहुत अच्छा था, फेस एक्सप्रेशन आपका बहुत अच्छा था। थोड़ा सा जो मुझे फील हुआ वो हुआ कॉन्फिडेंस की कमी, थोड़ा सा नर्वसनेस फील हुआ था। कम्युनिकेशन आपका बहुत स्ट्रांग था, बहुत अच्छा था। तो ये सब थोड़ा सा आप कॉन्फिडेंस लेवल अपना, नर्वसनेस को थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो मुझे फील हुआ आपके इंटरव्यू के दौरान, वो हम है ना एम्प्लॉयर पर ब्लेम नहीं करना है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ब्लेम नहीं करना है इंटरव्यू के दौरान कि बैंक में इस चीज़ की कमी है, चाहे ये कमी है। जैसे आपने बताया कि हमारे बैंक में यूपीआई भी नहीं है, इस तरह की चीज़ें, तो वो सब हमें नहीं बोलना होता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं तीसरा, देव कन्या मैडम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था, तो उसमें हमें कुछ नहीं सोचना है। बॉडी लैंग्वेज आपका, फेस एक्सप्रेशन आपका बहुत ही अच्छा था। सिर्फ और सिर्फ मुझे जो कमी दिखी देवकन्या का, वो था थोड़ा नॉलेज। नॉलेज को थोड़ा आपको अपडेट करना है, जिससे कि कोई भी सवाल पूछा जाए तो प्रॉम्प्टली आप आंसर दे सकें। एंड लास्ट नेहा मैडम, जो शुरू से हमें फील हुआ आपका नर्वसनेस, कॉन्फिडेंस, थोड़ा उस पर आप फोकस करिएगा कि कॉन्फिडेंट होकर आप रिप्लाई दें। नॉलेज को थोड़ा सा और गेन करिए, क्योंकि आप अभी सीनियर मैनेजर बनने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डीप नॉलेज जरूरी है। ओके, तो ये ओवरऑल शॉर्ट रिव्यू था मेरे तरफ से हमारे सभी इंटरव्यूअर्स के लिए। इस पर थोड़ा आप लोग फोकस करिए।
हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ, और हम आशा करते हैं कि 100% सभी लोग पास होंगे, इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्ट होंगे और प्रमोट भी होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत सर। अब मैं श्रीमान अतुल शाह साहब से निवेदन करूंगा कि सर संक्षिप्त में थोड़ा सारांश के साथ हमारे साथियों को बता दीजिए किस में वो काम करेंगे तो उनको और बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। धन्यवाद बाका जी। जैसा कि अभी रंजीत जी ने तो सभी के बारे में इंडिविजुअल पॉइंट टू पॉइंट सब बता दिया, उसी के ऊपर फोकस करें। और इन जनरल जो मैंने कहा कि कॉन्फिडेंस के साथ जाइए, और अगर प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो बता दीजिए ये मैंने पढ़ नहीं पाया या मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको जाकर मैं देख लूंगा। ये चीज महत्वपूर्ण है। वहां पे ब्लफ करने की या तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, ये मेन चीज है। ठीक है, बाकी पॉइंट टू पॉइंट तो रंजीत जी ने सबके बारे में इंडिविजुअली बता दिया। और मेरी शुभकामनाएं आप सब लोगों के साथ है। सभी लोगों का अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है। थोड़ा सा मैडम जो लास्ट में थी नेहा, वो नर्वस हो गई थी, जिनको आता था, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन पता नहीं क्यों नर्वस हो गए थे। नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। और नेहा जी से मैं ये भी कहूंगा कि उन्होंने अपना जो कार्य बताया कि बहुत ज्यादा वाइड बता दिया कि क्रेडिट में भी किया, रिकवरी में भी किया। आप 2 3 4 ही पॉइंट बताइए जिसपे आपने कार्य किया है और उसको अच्छी तरह पढ़ के जाइए। तो जरूरी नहीं कि सारा कुछ बताएं कि मुझे ये भी आता है ये भी आता है। ठीक है। और अंत में मेरी तरफ से बस यही कहना है कि पैरों से नहीं, अब तो हौसले और मेहनत से चलना है। सबको मेहनत करनी है और हौसले को बरकरार रखना है। पैरों से नहीं, अब हौसले और मेहनत से चलना है। जी जान लगा देंगे, क्योंकि हमने ठान ली है कि अब मंजिल से मिलना है। वाह मंजिल वाह, क्या है? आपका इंटरव्यू क्रैक करना क्या है। बात। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सभी साथियों को मैं समराइज कर देता हूं। बैंकिंग प्रमोशन एग्जाम में साक्षात्कार जो कौशल है वो कई कारणों से उनका महत्वपूर्ण ये हिस्सा होता है जिससे कि आप इंटरव्यूअर को जो है प्रभावित कर पाते हैं। इसके लिए हमारे अनुभवी साथियों द्वारा बताया गया कि प्रभावशाली आपका कम्युनिकेशन स्किल होना है। आप अपने विचार को किस तरह से स्पष्ट रूप से संक्षेप में प्रस्तुत कर पा रहे हैं, ये आपके आत्मविश्वास को दिखाता है। दरअसल बहुत सारे नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप किस तरह से कम समय में आपको बेहतर तरीके से अपने नॉलेज को बता पा रहे हैं। दूसरा आत्मविश्वास। तीसरा आपका मैनेजमेंट स्किल। मैनेजमेंट स्किल क्या कहता है? समय प्रबंधन, समस्या प्रबंधन, निर्णय लेने की क्षमता, आपका जो कौशल है वो दिखाने की कोशिश करिए। और चौथा जो है आपका बैंकिंग नॉलेज, बेसिक नॉलेज। ये नहीं कि पूरा बहुत ज़्यादा डीपली नॉलेज हो, तो भी पॉइंट वाइज बताने की कोशिश आपको करनी है बैंकिंग नॉलेज। और ज़्यादातर जो है आपको लीडरशिप, एटीट्यूड और एथिकल और आपकी जो बात करने में वो चीज़ें झलकनी भी चाहिए कि आपका इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। अगर इतनी सारी चीज़ें आप ध्यान देंगे तो आपका ये कला कौशल जो इंटरव्यू के लिए आपने सीखा है वो आपको अच्छे नंबर दिलाएगा और आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। मैं हमारे आज के पैनल में श्रीमान अतुल शाह साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, और मुंबई से जुड़े हमारे जो साथी हैं रंजीत भाई का, उनका होनहार साथी हैं, ऊर्जावान साथी हैं, उनका भी नमस्कार करूंगा। और हमारे अतुल साहब का विशेष धन्यवाद करूंगा इन पंक्तियों के साथ कि सबको हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, सबको हंसती मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, सफलता की जागृत कहानी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए, उसके लिए भी ऊपर वाले की मेहरबानी चाहिए। और इतना मेहनत हमारे साथियों ने किया तो आप सभी के लिए एक सफलता की कहानी चाहिए, एक सफलता की कहानी चाहिए। सर मैं आश्वासित करता हूं कि ये साथी जिनका हमने इंटरव्यू लिया है ये सफल होंगे, उसके बाद इनकी कहानी भी हम लोग सुनेंगे। आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। आप सभी के अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता के साथ मैं विदा लेता हूं। आपका फिर से आभार व्यक्त करता हूं। सीखते रहिए, जगमगाते रहिए और खुशी से मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब धन्यवाद। मैं धन्यवाद बाका जी। थैंक यू सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और जितने सारे सुझाव हमारे रंजीत भाई ने दिए हैं उन सुझावों के बारे में मैं एक पीपीटी बना के आप लोगों को गाइड कर दूंगा कैसे आंसर देना है अगले सेशन में। अभी मैं अमृत विश साहब हमारे प्यारे साथी जुड़े हुए हैं। सर मैं आपका स्वागत करूंगा अगले सेशन के लिए, आपका अभिनंदन भी करूंगा और आपसे क्षमा भी मांगूंगा। थोड़ा समय हमने आपसे चुरा लिया सर, थोड़ा हमारे साथियों के लिए आप सहयोग कर दीजिए और हमारे साथियों को साझा कर लीजिए। ये सेशन आपको देता हूँ। अमृत सर नमस्ते, स्वागत है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, थैंक यू सो मच।
आप बहुत अच्छे से, मैंने भी सुना, बहुत अच्छे से इंटरव्यू हो रहा था और बहुत अच्छी चीजें जो है हमारे कैंडिडेट्स को बताई जा रही हैं। पार्टिसिपेंट्स इसका बहुत भरपूर फायदा उठाएंगे।